तो हमेशा हम सेशन की शुरुआत करते हैं इससे कि आई लव केमिस्ट्री, क्योंकि आप बदलोगे तो युग बदलेगा। अपनी सोच को आपको बदलना है कि यार आई लव केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। यार मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आपके मान लो अभी केमिस्ट्री में आपने 25 में से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन किए थे तो अब एकदम से इसको सोच के 25 कर दोगे, पर वो 15 आपको जो आते हैं जिसमें से आपने सिर्फ 10 ही किए थे क्योंकि आपको सब्जेक्ट से उतना मोहब्बत नहीं है, वो 15 के 15 आपसे हो जाएंगे। तो अगर आप अपनी नॉलेज की लेवल को और एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस के लेवल को एक मैच कराना चाहते हो, बराबरी पे लेके आना चाहते हो, तो प्लीज अपनी सोच बदल लो और ये सोच रख लो यार जिस काम को कर रहे हो, जो सब्जेक्ट आपको 40 मिनट में उतने ही नंबर दे देगा जितने फिजिक्स और मैथ्स या फिजिक्स और बायो तो चलो जल्दी दे देती है, पर फिजिक्स और मैथ्स आपको अगर जो 1 घंटे सवा घंटे में देंगे तो यार वी शुड बी रियली थैंकफुल फॉर दिस सब्जेक्ट, जिसमें देख के ही समझ में आता है या तो ये मेरे से होगा या मेरे से नहीं होगा। तो आपकी एनर्जी बचती है, आप फालतू में कोई क्वेश्चन में आधे में आके नहीं सोचते यार ये तो मेरे से बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इजीली समझ में आने वाला सब्जेक्ट है, बहुत इजीली स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है। तो ये आप सबके लिए इट कैन प्रूव टू बी अ वरदान इफ यू वांट इट टू बी। ठीक है, और केमिस्ट्री को पढ़ने का बेस्ट तरीका कि यार पहले हम समझेंगे, फिर हम देखेंगे और फिर हम याद करेंगे। डायरेक्टली रट्टा नहीं मारेंगे, जो डायरेक्टली रट्टा मारेगा उसका कुछ भी नहीं होगा, ये याद रख लेना। रट्टा मारने से आप ओसी आईओसी फिजिकल में से कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं कर सकते, आपको पहले समझना ही पड़ेगा। आज भी हम जो देखेंगे आपको समझना पड़ेगा आइसोमेरिज्म होता क्या है और फिर उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। ये टॉपिक में तो खैर वैसे भी कुछ रटने का नहीं है, रूल्स है थोड़े बहुत याद करने के, पर पहले समझ के फिर उनको याद करना। ऑल रूल्स आर लॉजिकल। तो आइसोमेरिज्म एक बहुत ही जादुई सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर हम ओसी की बात करें तो ओसी का मेजरली मैजिक जो होता है वो आइसोमेरिज्म में होता है। आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है पर फिर भी इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस है। 20 डिग्री सेल्सियस से सिर्फ एक चीज चेंज करने से कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और ये ब्रांच चेन कंपाउंड है। इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है एग्जैक्टली वो मेरे को याद नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट है, या जो भी है वो इतना कम हो गया है। ठीक है, 20 डिग्री का ड्रॉप आ गया सिर्फ एक पोजीशन चेंज करने में, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है इस कंपाउंड से। अगर हमने आइसोमेरिज्म का ध्यान नहीं रखा तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हजारों लाखों मौतें हो सकती हैं। एक केस ऐसा हुआ था थैलिडोमाइड का जिसमें हजारों बच्चे जो है वो डिफेक्ट के साथ पैदा हुए थे, जिनके मां बाप की और बच्चों की पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। तो आइसोमेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है या स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होता है। ठीक है, ये भी एक टाइप का आइसोमेरिज्म है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। एक में ये फिनॉल है और एक में ये ईथर है। फिनॉल नहीं मतलब अल्कोहल, सॉरी। एक में ये हमारा इथेनॉल है और ये हमारा ईथर है। पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया है, तो ये फंक्शनल आइसोमर है। अभी हम देख लेंगे टाइप ऑफ आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म मेजरली ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर में फर्क क्या है, ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। देखो ये ABCD है, ये ACBD है, तो यहां पे लिंकेजेस चेंज हो गए। A B से जुड़ा हुआ था, B C से जुड़ा हुआ था, अब चेंज ही हो गया कि A C से जुड़ गया। पहले और A और C जुड़े हुए नहीं थे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर एकदम सेम है। A B से जुड़ा है, B C से जुड़ा है, C D से जुड़ा है, A B से जुड़ा है, B C से जुड़ा है, D C से जुड़ा है। पर पहले B सीधा था, राइट डायरेक्शन में देख रहा था, अब भी उल्टा हो गया, वो लेफ्ट डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। इसमें स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होता है, इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, वो जो हम लिखते हैं ना C16 H समथिंग समथिंग, वो सेम है। और यहां पे स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है, यहां पे लिंकेजेस अलग है, यहां पे स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर 2 तरह के होते हैं, सारे हम आज देखेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर आते हैं और कॉन्फॉर्मेशनल में तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर आते हैं जिसमें हम प्रोजेक्शंस, न्यूमैन, सॉ हॉर्स, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म और उन सब की बात करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 तरह का होता है, हम 6 के 6 सबसे पहले देखेंगे। तो हमारे आज का फ्लो क्या रहने वाला है, पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखेंगे और सबसे लास्ट में वील लुक एट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यार चालू करते हैं।
ठीक है, एकदम रेडी। और इस सेशन का अगर आपको मैक्सिमम फायदा उठाना है, अगर आज आपको मैक्सिमम अपने दिमाग में रिटेन करना है और बाद में रिकॉल करना है एग्जाम में, तो कॉपी पेन लेके बैठना। अगर आपके पास ऑलरेडी खुद के नोट्स है, वो नोट्स लेके बैठो, चीजें उसमें मार्क करो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं, 2000 सुपर इंपॉर्टेंट चीजें, तो आपके अपने आप शॉर्ट नोट्स भी जनरेट होते जाएंगे। और जैसा भी हुआ है आज का दिन, कुछ भी हुआ है, आप पढ़े हो नहीं पढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता। अगले 2 घंटे आपकी लाइफ के बेस्ट 2 घंटे आप देने वाले हो और मैक्सिमम इतने कम टाइम में रिवाइज करने वाले हो। ठीक है, 15-20 घंटे लगते हैं इन सारे टॉपिक्स को पढ़ाने में, उनको मैं स्क्वीज करके ऑलमोस्ट सारी चीजें लेके 1.5 से 2 घंटे में पूरा करने वाला हूं। चेन आइसोमर, पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट होती है। यहां पे ये 4 की पेरेंट कार्बन चेन है पीसीसी, यहां पे ये 3 की पीसीसी है और 1 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनको बोला जाता है चेन आइसोमर्स। ये क्या है, एक दूसरे के ये चेन आइसोमर्स हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सब में सेम रहता है, हर आइसोमर की ये खास बात होती है कि उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, यहां पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। ठीक है, बस डिफरेंस इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन वो अलग हो जाती है। इसका अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो मान लो मेरे पास ये है 5 कार्बन का एक कंपाउंड है, फिर मैंने ये कंपाउंड बना दिया। ठीक है, यहां पे मैंने OH लगा रखा था, इसमें मैंने OH लगा दिया। फॉर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एकदम सेम है। डिफरेंस किसमें है, चेन की लेंथ में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे सारे के सारे चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। चेन की लेंथ में डिफरेंस आ गया, चेन की लेंथ में डिफरेंस आता है तो चेन आइसोमर होते हैं। फिर दूसरे होते हैं पोजीशन आइसोमर। दूसरे क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर होते हैं। इसमें चेन की लेंथ तो सेम रहती है। देखो यहां पे ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, चेन की लेंथ तो 4 की ही है, 1 2 3 4 1 2 3 4, बट डबल बॉन्ड की में या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है। तो ये क्या बोल रहा है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, पेरेंट कार्बन चेन भी सेम है, बट पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट की या मल्टीपल बॉन्ड की अलग अलग है। तो ये हो जाते हैं हमारे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो अगर पेरेंट कार्बन चेन पीसीसी की लंबाई बराबर है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस पोजीशन में डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड के या सब्स्टिट्यूएंट के, बाकी सब कुछ सेम है, तो कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो बेंजेनॉइड आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं, C8H10 के, बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन रिंग उसमें होगी, तो ये सारे के हमारे पोजीशन आइसोमर हो गए। ऑर्थो, पैरा, मेटा, जनरली जो बच्चे भूल जाते हैं वो ये वाला आइसोमर भूल जाते हैं। एक CH2 CH3 ग्रुप बाहर भी लग जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे बना के आना। सिर्फ आप ऑर्थो मेटा पैरा बना के बड़े खुश हो जाओगे और बाद में इसको सिली मिस्टेक में टैग कर दोगे, ये सिली मिस्टेक नहीं है, आपने प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं करी। हर मिस्टेक को सिली मिस्टेक में टैग करके हमारी आदत होती है कि हम बच जाते हैं, जो गिल्ट होती है, जो हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना होता है, हम उससे बच जाते हैं, पर यह काम मत करना, इसका ध्यान रखना। ठीक है, फिर हो गया रिंग चेन आइसोमर। जैसे मान लो ये कंपाउंड है ओपन चेन कंपाउंड, इसका हम एक रिंग भी बना सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है C3H6। तो इन जनरल जहां पे भी डबल बॉन्ड आपको दिख जाए, ठीक है, 3 मेंबर्ड या उससे ऊपर वाली चेन में, या एक ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए 3 मेंबर्ड रिंग या मतलब 3 मेंबर्ड कार्बन मतलब 3 कार्बन की पीसीसी या उससे ऊपर में, तो उसका एक रिंग चेन आइसोमर भी बनेगा। कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हो, आप एग्जांपल ये भी ले सकते हो। ठीक है, ये मेरा 4 कार्बन का एक कंपाउंड हो गया, 4 कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H8 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मैं इसमें एक ये भी बना सकता हूं, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन भी मैं इसमें बना सकता हूं। ये दोनों एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कंपाउंड है, बस एक ओपन चेन कंपाउंड है और एक क्लोज चेन कंपाउंड है, दोनों का DU भी 1 के बराबर है, तो ये होता है रिंग चेन आइसोमर। फिर इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। आपने क्या किया, सारा फॉर्मूला सेम रखा बट फंक्शनल ग्रुप बदल दिया। फॉर एग्जांपल एल्कोहल और ईथर, ये मेरा इथेनॉल है और ये मेरा ईथर है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी एकदम अलग है। भाई ये पोलर आदमी है, ठीक है, ये भी वैसे पोलर है, बट इसका अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका कोई उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। इसमें एसिडिक H है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें एसिडिक H नहीं है तो ये कम रिएक्टिव है, तो पूरी दुनिया बदल जाती है फंक्शनल ग्रुप बदलने से। एल्डिहाइड कीटोन, बीच में लगा दिया तो कीटोन, एंड में लगा दिया तो एल्डिहाइड। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मींस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर।
यार यहां पे आप गलती करोगे, जहां पे आप गलती करोगे वहां पे मैं आपसे मेहनत करवाऊंगा कि 1 2 3 डिग्री अमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। आप एफजीज लिख सकते हो फंक्शनल ग्रुप के लिए। क्या होते हैं? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये आप लिखते रहना, सुनते भी रहना, बट इसको लिख के ही आगे बढ़ना, अपने पास कॉपी में जरूर लिख लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप यहां पे गलती करोगे। तो ये फंक्शनल आइसोमर की कैटेगरी में आएंगे। दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। फिर होते हैं मेटामेरिज्म। अब इसमें क्या होता है यार, ये आपको पोजिशनल आइसोमर के साथ कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज मत होना। मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, पहली बात, बस एल्काइल की जो चेन होती है उसकी लेंथ में डिफरेंस आ जाता है। अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। देखो ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, बस इसमें एक साइड मिथाइल ग्रुप और प्रोपाइल ग्रुप है, इसमें दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। तो यार मेटामर्स वो होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम, पर अल्काइल ग्रुप अलग अलग अटैच्ड होते हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे। तो दिस इज नोन एज मेटामर। पर यहां पे अगर अमीन आ जाता है तो वो फंक्शनल आइसोमर में काउंट होगा, वो मेटामर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि 1 डिग्री अमीन है तो अलग है, 2 डिग्री अमीन है तो अलग है, 3 डिग्री अमीन है तो अलग है। अगर अमीन की डिग्री चेंज हो रही है तो वो फंक्शनल में काउंट होगा। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा फंक्शनल आइसोमर की होती है, आप उसको पहले फंक्शनल आइसोमर में काउंट करोगे। वैसे ऐसे क्लैश वाले आइसोमर्स होते नहीं जनरली जहां पे प्रायोरिटी देखी जाए, तो वो मैं नहीं बता रहा हूं, बट अगर ऐसा केस आता है और वो अगर पहले फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो रहा है तो आप उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म में टैग करोगे, ठीक है। तो इन दोनों अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये एस्टर ग्रुप है, इसमें O के साथ इधर फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, पर O के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली सेम है, फंक्शनल ग्रुप के नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा मेरा मेटामर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो है उसके आजू बाजू दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप बदल गए। एल्काइल ग्रुप क्या हो गया? बदल गए, तो ये हो जाएंगे मेटामर। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, ठीक है। इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें होता क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इधर से उचक के इधर ऑक्सीजन पे लग जाता है। ई सरल की जो विजुअलाइजेशन की पावर है अगर मैं आपको बताऊं तो ये हाइड्रोजन जो है ये टूट के इस ऑक्सीजन पे आ जाता है, तो कंपाउंड जो पहले कीटो था वो अब इनॉल में कन्वर्ट हो गया। तो इसको टॉटोमेरिज्म के साथ साथ कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। ये कीटो कंपाउंड है, कीटोन है, ये एल्कीन का इन और एल्कोहल का ऑल मिला के इनॉल बन गया, तो ये क्या है? ये इनॉल है। तो कीटो से बना इनॉल टॉटोमेरिज्म होने के कारण वो सारे कंपाउंड्स जिसमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो मतलब ये वाले कीटो कंपाउंड जिनमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म देते हैं। ये दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में दिन रात का फर्क होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, खासकर अगर नीट में टफ क्वेश्चन आने वाले हैं या एडवांस में टफ क्वेश्चन आने वाले हैं तो इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं टॉटोमेरिज्म पे, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। ये जो सी डबल बॉन्ड हो के पास वाला कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो टॉटोमेरिज्म सिर्फ तब होगा जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो इसके मैकेनिज्म से बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट टॉटोमेरिज्म सिर्फ तब होगा जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तभी जाके टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है। टॉटोमेरिज्म की खास बातें आपको बता देता हूं। टॉटोमर हमेशा एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यहां पे मैंने सिंगल एरो नहीं लगाया है, दो आधे आधे सर के एरो हैं, आधा सर कटा हुआ है उस एरो का, एक एरो में इधर वाले सर का पार्ट है, एक एरो में उधर वाले सर का पार्ट है। तो ये वाला एरो क्या बताते हैं? ये वाला एरो इक्विलिब्रियम बताते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं, पर मैं ये नहीं बोल रहा दोनों का कंटेंट 50-50% होता है। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंटेंट ज्यादा होगा। जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहता है, इनॉल फॉर्म कम स्टेबल रहता है। इनॉल फॉर्म कब ज्यादा स्टेबल होगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं, कीटो और इनॉल। इसके अलावा ज्यादा स्टेबल आइसोमर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, और जो प्रोसेस है वो एसिड से भी कैटेलाइज हो सकता है और बेस से भी कैटेलाइज होता है। ये कीटो पढ़े पढ़े खुद से इनॉल में कन्वर्ट नहीं होता, आपको या तो एसिड चाहिए या बेस चाहिए। पर हमारे सिलेबस में जो है वो बेस कैटेलाइज टॉटोमेरिज्म ही पूछा जाता है। बहुत ही रेयर केसेस में एसिड कैटेलाइज टॉटोमेरिज्म पूछा गया है। वो आपको अगर पूरा देखना है तो आप ईसरल के ऐप डाउनलोड करके वहां पे लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं, तो सिर्फ हम यहाँ पे बेस कैटेलाइज टॉटोमेरिज्म देखेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बेस लिया हुआ है, अब ध्यान से सुनना, ये बेस सबसे पहले किस पे जाएगा? दो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ये ए कार्बन पे कि ये बी कार्बन पे। फटाफट से मेरे को बताओ। अब वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडे खोल लो, अपनी आंखें खोल लो। सबसे पहले नंबर 1 पे
ये वाला OH माइनस A कार्बन पे जाएगा कि B कार्बन पे जाएगा? तो एक बात बताओ, OH माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो किसको ढूंढेगा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस इस महाशय पे होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रखे हैं। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यहां पे भारी डेल्टा प्लस है, वो इसके पास जाएगा, इधर पे इसको अटैक करके तोड़ेगा और ये स्पीशीज बना लेगा। O पे माइनस और यहां पे OH जुड़ जाएगा। अब पर फिर दिक्कत क्या होती है? ये O बोलता है भाई मेरे को तो नहीं चाहिए नेगेटिव चार्ज, जो था वही रहो, मेरे को नहीं चाहिए। एक कार्बन पे ये कहां दो ऑक्सीजन आ गए, ये पगला जाएगा ऐसे, तो इस तरह से तो ये बॉन्ड दोबारा क्लोज हो जाएगा और इसको यहां से बाहर भगा देगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल स्टेप है। तो ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, पर रिएक्शन आपको कुछ पता भी नहीं चलेगी कि कुछ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे आगे गया था वैसे ही वापस पीछे आ गया। पर अब एक बहुत खास बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको आगे जाके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी। रिएक्शन होना इज प्योरली अ स्टैटिस्टिकल फिनोमिना। स्टैटिस्टिकल फिनोमिना मतलब ये OH माइनस हर जगह जाके टकराता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां पे टकराने की है, पर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रैंडमली सब कुछ हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है, ये OH माइनस घूम रहा है इधर उधर, कभी यहां टकराएगा, कभी वहां टकराएगा, कभी वहां टकराएगा। तो एक केस ऐसा होता है जब इसके हाइड्रोजन पे जाके ये टकरा जाता है। एक केस कैसा होगा? जब इसके हाइड्रोजन पे जाके ये टकरा जाएगा। एक केस कैसा होगा? जब इसके हाइड्रोजन पे जाके ये टकरा जाएगा। जैसे ये OH माइनस इसके हाइड्रोजन पे जाके टकराया, ये वाली स्पीशीज बन जाएगी। अब ये वाली जब स्पीशीज बनती है तो ये वाली स्पीशीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं है। सर पर इस पे कार्बन पे नेगेटिव है, ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अरे भैया, इसका जो कार्बन का नेगेटिव है वो उठ के कहां जाएगा? ऑक्सीजन पे जाएगा ना, रेजोनेंस होगा ना। तो ये वाले कार्बन के पास पावर है कि अपना नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के पास पहुंचा सकता है। आपके पास पानी तो है ही, तो ये O माइनस जाके पानी से OH ले आएगा। तो मैं जब यहां से यहां पे आया तो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो गई। रिएक्शन क्या हो गई? इरिवर्सिबल हो गई। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जैसे ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हुई तो हमारा फेवरेट ली शैटलियर प्रिंसिपल लगने लग जाता है, जो बोलता है कि अगर आपने कोई एक डायरेक्शन में रिएक्शन को करवा दी तो वो रिएक्शन और आगे जाती जाएगी। तो आप यहां से क्या करा रहे हो? आपने इसको कम करा दिया और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा। तो इस तरह से ये रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल रिएक्शन हुई ये वाली, तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा बनेगा, ये थोड़ा सा प्रोडक्ट आगे जाएगा आगे जाएगा। अब ये कितना आगे जाता है ये इस पे डिपेंड करता है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है, क्योंकि आपने एक न्यूट्रल स्पीशीज से एक चार्ज स्पीशीज बना दी। हमेशा मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आप जब भी न्यूट्रल से चार्ज स्पीशीज बनाओगे तब वो RDS हो जाएगी। आपको अगर RDS आइडेंटिफाई करना है, बहुत सिंपल तरीका होता है जानने का कि अगर आप एक न्यूट्रल स्पीशीज से एक चार्ज स्पीशीज बना रहे हो तो फिर वो RDS हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये ऐसा कर ही क्यों रहा है? बिल्कुल रिएक्शन ना करे। उसके बाद ऑप्शन तो है कि वो बिल्कुल रिएक्शन ना करे, पर रिएक्शन कंडीशंस के अंदर हमने ऐसा कर रखा है कि यार थोड़ा सा रिएक्शन आगे हो जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा रिएक्शन आगे हो जाता है थोड़ा चल जाता है। जनरल केसेस में, इस तरह के केसेस में जहां पे ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल नहीं है, यहां पे जो कार्बन आयन बन रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन आगे जाएगा। पर इस केस में क्योंकि ज्यादा स्टेबल नहीं है, सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो इनॉल कंटेंट 30% या उससे कम होता है। इनॉल कंटेंट 30% के आसपास या उससे कम होता है। RDS मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये रिएक्शन कितनी तेजी से आगे जाएगी, कितनी कम आगे जाएगी, RDS का मतलब होता है वो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब इस पूरे मैकेनिज्म में समझने वाली कि यहां पे जो इंटरमीडिएट है वो कार्बन आयन इंटरमीडिएट है। तो जो भी रिएक्शन गवर्न होगा वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से गवर्न होगा। तो अब आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे जैसे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो रिएक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, ये मेरे को बताओ। ठीक है, अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो रिएक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? जैसे जैसे आप इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते जाओगे ये स्टेप आसानी से होती जाएगी। एक बार ये स्टेप हो गई तो ये तो सारी फास्ट स्टेप है, ये तो अपने आप आगे जाती जाती है। तो इसका मतलब अगर आपको इनॉल कंटेंट बढ़ाना है तो आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल सी चीज होती है। अब ये तो हमने इसका मैकेनिज्म समझ लिया। तो हमने क्या देखा कि हमको उस रास्ते जाना है जिस रास्ते कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो। हमने क्या सीखा कि हमको उस रास्ते जाना है जिस रास्ते पे कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है।
मान लो मेरे को ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पे तो दोनों अल्फा पोजीशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल थी, ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था। अब यहां पे डिफरेंस आ गया है, 2 अल्फा पोजीशन है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, ध्यान से देखो, ये अल्फा 1 पोजीशन, ये अल्फा 2 पोजीशन। सी डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के लेफ्ट में भी एक कार्बन है, राइट में भी एक कार्बन है, तो ये अल्फा 1 पोजीशन होगी, ये अल्फा 2 पोजीशन होगी। अब ये वाला OH माइनस आएगा, इसके पास 2 ऑप्शन हो गए, अब ये इधर से भी खा के जा सकता है, इधर से भी खा के जा सकता है। जब ये वाला OH माइनस इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन खा के जाएगा तो 1 डिग्री पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको हम बोल देते हैं A। जब ये इधर से अल्फा 2 से खा के जाएगा तो एक 2 डिग्री नेगेटिव चार्ज जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं B, ठीक है, ये B कार्बन है। अब मेरे को आप लोग बता दो कि A कार्बन से नेगेटिव, मतलब A कार्बन से हाइड्रोजन खाऊं कि B कार्बन से हाइड्रोजन खाऊं। आपको मेरे को क्या बताना है कि मैं A कार्बन से हाइड्रोजन खाऊं कि B कार्बन से हाइड्रोजन खाऊं। इस OH माइनस को मैं क्या बोलूं, किधर जा, A पे जा कि B पे जा। हमको A पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पे अगर कार्बन आयन बनाया तो ये CH3+ दे रहा है, मतलब जो पहले से ही नेगेटिव है, जो पहले से बेचारा इतना ज्यादा उसके पास है कि वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, उसके बाजू में एक ग्रुप लगा हुआ है जो उसको बोल रहा है कि भाई मेरे से तू और इलेक्ट्रॉन ले ले। तो दिस इज अ वेरी अनस्टेबल पोजीशन एज कंपेयर टू दिस, एक नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए। तो इसका मतलब इनॉल किधर बनेगा, अल्फा 1 वाले कार्बन पे बनेगा, तो ये वाला मेजर इनॉल होगा, दिस वन इज मेजर इनॉल, और ये वाला माइनर इनॉल बनेगा। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि मेजर इनॉल कौन सा बनेगा, तो क्या जाना है, जिसकी तरफ कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा उसी तरफ एल्कीन बनेगा, उसी तरफ एल्कीन बनेगा, उसी वाले के साइड में एल्कीन बनेगा और उधर ही इनॉल बनेगा और वो ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड के लिए एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए। अब टॉटोमेरिज्म क्या हो सकता है, अगर आपके पास 2 ही एटम है तो ये हाइड्रोजन इधर से टूट के इधर भी चला जाता है, तो ये हो गया डायट टॉटोमेरिज्म। एडजेसेंट पोजीशन के बीच में टॉटोमेरिज्म हुआ तो डायट टॉटोमेरिज्म। अगर इस केस में टॉटोमेरिज्म हुआ तो ट्रायड टॉटोमेरिज्म। देखो ये हाइड्रोजन यहां से टूटा, यहां से गया और ये तीसरे नंबर पे गया, तो 1 नंबर से टूट के 3 नंबर पे गया, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रायड टॉटोमेरिज्म। और अगर हाइड्रोजन इससे ज्यादा बार टूट के जाता है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस टूट के जाता है, तो वो कहलाता है स्पेस टॉटोमेरिज्म। यहां पे क्या होगा, देखो आप बताओ, यहां पे अपने को नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे लाना है, ठीक है, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम यहां से हाइड्रोजन तोड़ लेंगे। हम क्योंकि यहां से हाइड्रोजन तोड़ेंगे इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाने के लिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन 4 कार्बन जंप करके डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 4 एटम जंप करके डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये हो जाएगा स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो अगर एडजेसेंट पोजीशन पे हो रहा है तो डायड, अगर 3 पोजीशन पे हो रहा है, तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोजन जा रहा है 1 से निकल के, तो ट्रायड, और अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो स्पेस टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। इससे जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि कौन कौन से केस में इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा कीटो से। क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनॉल कंटेंट इज मोर देन कीटो कंटेंट। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसमें मोस्टली आपको 8-10 प्रोडक्ट दे देंगे, मतलब 8-10 कंपाउंड दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि यार इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा। तो 4 फैक्टर पे इनॉल कंटेंट डिपेंड करता है। पहली बात तो इनॉल की खुद की स्टेबिलिटी, ठीक है, या उसके अलावा अगर मान लो मेरा इनॉल बनने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, जैसे इस केस में ये वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, पर जैसे ही मैंने इनॉल बनाया ये एरोमेटिक हो गया। और आपको पता है जिंदगी में कि जब भी एरोमेटिक बनेगा, जब भी एरोमेटिसिटी आएगी, तो वो बहुत ज्यादा फेवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि एरोमेटिक होना खुद में बहुत बड़ा स्टेबिलिटी का फैक्टर है। तो अगर एरोमेटाइजेशन होता है तो इनॉल ज्यादा होगा, अगर इनॉल कीटो से ज्यादा स्टेबल है तो इनॉल ज्यादा होगा। अगर इनोलेट आयन बहुत स्टेबल बन रहा है, वो जो नेगेटिव चार्ज बन रहा था उसको इनोलेट आयन बोलते हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर वापस से स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आयन, मतलब इनॉल कंटेंट बढ़ेगा। और अगर एच बॉन्डिंग हो गई तो भी इनॉल कंटेंट बढ़ेगा। तो 4 कंडीशन में इनॉल कंटेंट बढ़ता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनॉल कंटेंट इज मोर देन कीटो कंटेंट। तो पहला हो गया इनॉल की स्टेबिलिटी खुद की, अगर एरोमेटाइजेशन हो रहा है तो इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एक एक करके केस ले लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। यहां पे ये वाला हाइड्रोजन खाएगा जाएगा तो यहां पे माइनस चार्ज आएगा, जो ऊपर जाएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इस केस में इधर डबल बॉन्ड इधर OH बनेगा, इस केस में इधर डबल बॉन्ड इधर OH बनेगा। ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट में तो रेजोनेंस हो रहा है, इस वाले में एरोमेटिसिटी आ रही है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, 2 वाला, फिर कौन हो गया 1 वाला, और फिर कौन हो गया 3 वाला। तो जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा
उतना ही ज्यादा इनॉल कंटेंट बनेगा। तो 2 प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसी का सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा, फिर 1 प्रोडक्ट स्टेबल है तो फिर उसका इनॉल कंटेंट 2 वाले से कम होगा, और 3 वाले का इनॉल कंटेंट सबसे ही कम होगा। ये वाला इनॉल कंटेंट सबसे कम होगा। ठीक है, इस वाले में अगर हम देखें तो ये वाला अल्फा एच है, यहां पे 2 अल्फा एच है, इसमें भी यहां पे 2 अल्फा एच है, और इसमें भी यहां पे 2 अल्फा एच है। तो जब मैं यहां पे माइनस चार्ज बनाऊंगा, ये बहुत स्पेशल केस है, बार बार क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, कान खोल के सुन लेना। यहां पे जब मैं माइनस चार्ज बनाऊंगा तो वो 2 ऑक्सीजन के साथ इधर और इधर रेजोनेंस पे जा सकता है। सेम कंडीशन यहां पे भी है और सेम कंडीशन यहां पे भी है। पर फिर सर आपने आंसर अलग अलग क्यों दिया है? इसका मैंने आंसर दिया है कि 1 का इनॉल कंटेंट मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। कारण यह है कि इस वाले केस में, 2 वाले केस में देखना, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी ऑलरेडी इसके साथ रेजोनेंस में है। इसके साथ रेजोनेंस में होने के कारण ये 2 वाले कार्बन के साथ जब यहां पे नेगेटिव बनेगा, इस ऑक्सीजन को मैं ए बोल देता हूं, इस ऑक्सीजन को बी बोल देता हूं, ए बोल देता हूं, बी बोल देता हूं, तो ए वाला ऑक्सीजन 2 वाले कार्बन के नेगेटिव के साथ कम रेजोनेंस करेगा। जब भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेजोनेटिंग कंडीशन होती है तो नया रेजोनेंस थोड़ा सा कम हो पाता है, क्योंकि इसके लोन पेयर ऑलरेडी इधर से रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहां पे दोनों ऑक्सीजन, ए और बी ऑक्सीजन, रेजोनेंस के लिए उतने रेडिली अवेलेबल नहीं है। जितना कम रेजोनेंस होगा उतनी ही कम स्टेबिलिटी इस कार्बन आयन की आएगी, और जितनी कम स्टेबिलिटी कार्बन आयन की आएगी उतना ही कम इनॉलिक कंटेंट बनेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सी चीज देखनी है यार, कार्बन आयन किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। 1 वाले में कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 वाले में उससे कम स्टेबल है, और 3 वाले में सबसे कम स्टेबल है, ड्यू टू क्रॉस रेजोनेंस या क्रॉस कॉन्जुगेशन यहां पे हो रहा है। तो मेरा इनॉलिक कंटेंट हो जाएगा 1 मोर देन 2 मोर देन 3। आया समझ में? पक्का? ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे ये देखो, इस कंडीशन में अगर हमारा कीटो फॉर्म है तो वो ऐसा बन रहा है, इनॉल फॉर्म है तो वो ऐसा बन रहा है। तो यहां पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिस जिस केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उस केस में इनॉलिक कंटेंट ज्यादा होगा। अब आपको एक खास बात और बताता हूं जो जनरली मिस कर देते हैं लोग बाग। यहां पे अगर आप रिंग साइज को देखो तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो जब भी 5 मेंबर्ड रिंग या 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। जब भी 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद, तो बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इस वाले केस में देखो, ठीक है, इस वाले केस में देखोगे तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। ये वाला अगर आप केस देखोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। पर अगर इस वाले केस में देखोगे तो ये क्वासी एरोमेटिक आयन बन के रहता है। इसका आपको बताता हूं ये कैसे रहता है। ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है 3 वाला, वो क्वासी एरोमेटिक बन के रहता है। यहां पे O पे माइनस आएगा, यहां पे O पे माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा और इधर प्लस आएगा। तो यहां पे आप देखो पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो गया। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n + 2 पाई, n की वैल्यू 0, n = 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। तो ये क्वासी एरोमेटिक की तरह से रहने के कारण एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक और ये एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक होता है। तो 3 वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो उसका इनॉलिक कंटेंट सबसे ज्यादा रहेगा। नॉन एरोमेटिक बीच की स्टेबिलिटी रखता है, ना ज्यादा स्टेबल होता है ना ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो वो फिर आएगा। और एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल होने के कारण उसका इनॉलिक कंटेंट सबसे कम रहेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज पर। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाता है कि फाइंड नंबर ऑफ डी एक्सचेंज्ड। अब आप भारी कंफ्यूजन में हो जाओगे कि यार ये क्या हो गया, ये ड्यूटेरियम क्यों जुड़ रहा है। तो अगर मान लो मैं यहां पे बेस के साथ OD- के साथ अगर मैं H2O की जगह D2O लेता हूं तो होगा क्या? अब जरा सोच के देखना, यहां पे क्या कंडीशन बनेगी? ये CH2 पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, ये मेरा इधर से खुलेगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर इसके बाद ये आगे जब जाएगा तो ये बनेगा मेरा CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पे ये O, और यहां पे ये मेरा बन जाएगा क्या? यहां पे ये मेरा बन जाएगा जो भी मेरा यहां पे हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ही रहेगा। अब ये O- जाके इसका क्या खा के आ जाएगा? OD खा के आ जाएगा। जब ये OD खा के आ जाएगा और ये दोबारा क्योंकि इसका कीटो कंटेंट ज्यादा है,
तो ये OD का D वापस से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। तो यहां पे पूरा मैकेनिज्म मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, की पॉइंट दे देता हूं। जितने अल्फा हाइड्रोजन है सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं सारे अल्फा हाइड्रोजन और उसको D के साथ रिप्लेस कर देना है, अगर आपने ये लिया है तो। अगर आपने OD माइनस D2O दिया है तो रिप्लेस विद D, सारे अल्फा H आइडेंटिफाई करो और ड्यूटेरियम के साथ रिप्लेस कर दो। इसका की पॉइंट क्या है, इसका की पॉइंट है कि जितने अल्फा H है सारे के सारे आइडेंटिफाई कर लो और उसको D के साथ रिप्लेस कर दो। यहां पे 3 अल्फा H थे तो 3 D रिप्लेस हो गए। यहां पे ज्यादा अल्फा H है, कैसे अल्फा H है, मान लो मैं ये खाता हूं, मैं ये वाला नेगेटिव चार्ज खा जाऊंगा ना, क्योंकि ये रेजोनेंस करके फाइनली ऑक्सीजन पे पहुंच रहा है, तो जरूरी नहीं है जस्ट एडजेसेंट पोजीशन वाला ही खाया जाए। ध्यान रखना, अगर कोई नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे पहुंच रहा है तो वो भी मेरी अल्फा पोजीशन ही हो जाएगी, वो भी मेरा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन ही हो जाएगा। तो जो भी जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन है, हमको अल्फा हाइड्रोजन की जगह इसको एक्टिव हाइड्रोजन लिख लेना चाहिए, जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन है सारे के सारे डी से रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 3 एक्टिव हाइड्रोजन है या 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इधर जाएगा तो ये माइनस चार्ज यहां भी आएगा और यहां पे माइनस चार्ज आएगा तो ये माइनस चार्ज इधर D2O से D खा के आ जाएगा। तो ये वाली पोजीशन भी क्या है, एक्टिव है। एक्टिव पोजीशन कौन सी होती है, जहां जहां पे माइनस चार्ज जा रहा है। तो यहां पे माइनस आया, यहां पे माइनस आया, यहां पे एक ही हाइड्रोजन है वो D से रिप्लेस हो जाएगा। तो टोटल कितने से रिप्लेस हुए, 4 से रिप्लेस हुए। तो बहुत सिंपल तरीका होता है इसको देखने का, ये देख लो कहां पे माइनस चार्ज जा रहा है और उस पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन है। यहां पे इधर माइनस चार्ज आता है, 3 हाइड्रोजन थे, तीनों रिप्लेस हो गए। यहां पे माइनस जा रहा है, यहां पे माइनस जा रहा है, 3 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, ठीक है, 1 हाइड्रोजन इधर, तो ये भी रिप्लेस हो गया, तो टोटल 4 रिप्लेस हो गए। आया समझ में। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है समाप्त। अब हम आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। तो यार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है उसकी कुछ एक कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस होती हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहली बात तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं वो हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम आ गए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे, ठीक है, जो डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप इन द स्पेस अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का वो है कि भैया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कौन कौन से केस में होता है, डबल बॉन्ड में होता है और साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है। 8 मेंबर से छोटी रिंग के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, बॉन्ड एक दूसरे के अराउंड रोटेट नहीं हो सकते। वैसे सारे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है। अभी आपको समझाता हूं कैसे। ये मेरा एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का केस है, यहां पे एमी लगा है, यहां पे एमी लगा है, ठीक है, इधर एच लगा है, इधर एच लगा है। एक सिमिलर केस बनेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब कुछ सेम, एमी इधर है, एमी इसमें अपोजिट में है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सिस और ये मेरा हो गया ट्रांस। अब दिए दोनों अलग अलग कंपाउंड है। ये वाला एमी इधर घूम के ऊपर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर आपको एक दूसरे के होना है तो आपको कुछ कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें पहली कंडीशन है कि यार रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। सेकंड कंडीशन, जो 2 ग्रुप अटैच है रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के वो अलग अलग होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये कंपाउंड ले लिया, यहां पे भी एमी लगा दिया, मतलब CH3, यहां पे भी एमी लगा दिया, यहां पे H लगा दिया, यहां पे एमी लगा दिया। अब मेरे लिए तो सारी कंडीशन ही सेम हो गई, एमी के सामने एमी है, एमी के सामने H है, मैं इसका और कोई आइसोमर बना ही नहीं सकता हूं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में दोनों में से कोई भी टर्मिनल वैलेंसी अगर सेम हो गई तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने से कुछ नहीं होता, टर्मिनल वैलेंसी भी अलग अलग होनी चाहिए है, ठीक है। अगर मान लो बहुत सिंपल सी चीज है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है पर टर्मिनल वैलेंसी अगर सेम है तो जीआई नहीं होगा। टर्मिनल वैलेंसी एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है। अगर वो अलग अलग प्लेन में होगी तो भी फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका यार जो एक्सप्लेनेशन है काफी डिटेल में है, एक बार बता देता हूं, शॉर्ट में बताऊंगा। पर जनरली क्या होता है कि आपको जीआई होने के लिए आपका डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए। जैसे मैंने जो पिछले पेज पे एग्जांपल लिया था, इस पेज में आप देखोगे तो एमी का डिस्टेंस इतना है, यहां पे एमी का डिस्टेंस क्या है, बढ़ गया है। अगर मान लो आपकी 2 वैलेंसी सेम प्लेन में नहीं है, टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में अगर नहीं है तो उनके बीच का डिस्टेंस बराबर हो जाता है। डिटेल में नहीं समझाऊंगा, रिवीजन है,
बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर प्लेन में नहीं होने से क्या होगा, तो यार आपको डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे ऐप में से जाके उसके लिए, ठीक है। वहां पे मेरा पूरा 3D में विजुअलाइज करके बताया है, तो अगर कंफ्यूजन है आप वहां पे जाके देख सकते हो। बट कंडीशन क्या है कि सेम प्लेन में होने चाहिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कौन कौन से केस में आइसोमेरिज्म आता है। तो यार एक केस में तो हमने देखा कि हमारा आइसोमेरिज्म किस में आता है, एल्कीन्स के अंदर आता है, ठीक है। तो पहला केस तो गया एल्कीन का। अगर आपकी दोनों सेम टाइप के वैलेंसीज सेम साइड है तो क्या कंपाउंड कहलाता है, सिस, और अगर अपोजिट साइड है तो कंपाउंड कहलाता है ट्रांस। ये नोमेनक्लेचर होता है जीआई का, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इसको बोलते हैं। अगर सेम वैलेंसी सेम साइड तो सिस, सेम वैलेंसीज अपोजिट साइड, ये देखो बी के अपोजिट बी, ए के अपोजिट ए, तो ये कहलाता है ट्रांस। अगर मान लो यहाँ पे बी की जगह डी भी होता तो भी ये ट्रांस कहलाता। कोई भी एक ग्रुप अगर अपोजिट है एक दूसरे के तो वो कहलाएगा ट्रांस, प्रोवाइडेड टर्मिनल वैलेंसीज अलग अलग होनी चाहिए, मतलब बी नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ये बॉन्ड घूम नहीं सकता, तो ये एग्जैक्टली डबल बॉन्ड के जैसा ही केस है, तो इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो जाएगा, तो इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये देखो CH3 सेम साइड तो ये हो गया सिस, CH3 अपोजिट साइड तो ये हो गया ट्रांस, ठीक है। साइक्लोएल्कीन्स में भी हो जाता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अगर साइक्लोएल्कीन्स आपके पास है तो 8 से ज्यादा रिंग की साइज अगर है, ग्रेटर देन 8 अगर रिंग की साइज है तो वो रिंग ट्विस्ट हो सकती है इस तरीके से। तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हो गए तो ये हो जाएगा सिस, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो गए तो ये हो जाएगा ट्रांस, ठीक है ना, पक्का। तो साइक्लोएल्कीन्स में जीआई एग्जिस्ट करेगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर रिंग साइज इक्वल टू और ग्रेटर देन 8 हुई तो। साइक्लोएल्केन्स में 8 से ज्यादा होने पर जीआई नहीं शो होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं साइक्लोएल्कीन्स की। साइक्लोएल्केन्स में आपकी रिंग साइज 4, 5, 6, 7 मेंबर्ड होगी, लेस देन 8 होगी तो जीआई हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर में वो रिंग खुद को ट्विस्ट कर लेती है। ट्विस्ट करने के कारण चीजें आउट ऑफ प्लेन चल जाती है। जैसे 8 मेंबर्ड रिंग जो है वो टब शेप्ड रहती है, ऐसे टब बना के रहती है, तो उसमें जीआई का सेंस नहीं बनाता। पर अगर साइक्लोएल्कीन्स है तो उसमें एल्कीनिक पोजीशन के अराउंड रिंग खुद को ट्विस्ट कर सकती है फॉर ग्रेटर देन 8। तो इसका ध्यान रखना, साइक्लोएल्केन में 8 से कम में होगा, साइक्लोएल्कीन में जिसमें साइक्लिक रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है, उस केस में अगर 8 से ज्यादा कार्बन हुए या फिर 8 कार्बन हुए तो उसके अंदर आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा, ठीक है। फिर अजो कंपाउंड्स में भी आइसोमेरिज्म होता है, जीआई होता है लोन पेयर की वजह से। नाइट्रोजन के लोन पेयर अपोजिट साइड तो ट्रांस, लोन पेयर अगर सेम साइड तो सिस, ये वाले अजो कंपाउंड होते हैं, ठीक है। N2H2 वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो अजो कंपाउंड्स होते हैं। आप H की जगह दूसरी चीजें भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे Me भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे फिनाइल भी लगा सकते हो। तो ये सारे जो है ये हमारे को जीआई शो कर सकते हैं, ठीक है। इमीन में भी जीआई शो हो सकता है यार, मतलब बेसिकली बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है, टर्मिनल वैलेंसीज अलग अलग हैं और सेम प्लेन में है तो आपका जीआई होगा। बस ये अलग अलग कंपाउंड है, इनको देख के आपको समझ में आना चाहिए यार ये जीआई का केस है, तो अजो हुआ, इमीन होगा, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे जीआई शो करते हैं। कई बार क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आफ्टर रिएक्शन विद NH3। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं कभी भी एक कार्बोनिल कंपाउंड का NH3 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, क्या बोल रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड का मैं NH3 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ये रिएक्शन होगा। आपने एक एल्डिहाइड लिया, उसका NH3 के साथ रिएक्शन करवाया, पानी बाहर हो जाएगा, डबल बॉन्ड N बन जाएगा, इमीन बन जाएगा। कीटोन लिया, उसके साथ रिएक्शन करवाया तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। अब बस अगर R और ये R' है, अगर R और R' सेम नहीं है तो टर्मिनल वैलेंसीज अलग अलग हो गई तो जीआई शो हो जाएगा। यहाँ पे R और H तो वैसे भी अलग है, तो एल्डिहाइड के केस में तो ऑलमोस्ट हमेशा जीआई होता है। कीटोन के केस में अगर टर्मिनल वैलेंसी अलग अलग है तो जीआई शो हो जाएगा। तो इमीन हुआ, चाहे अजो कंपाउंड हुए, चाहे अभी हम देखेंगे ऑक्साइम, सबके अंदर जीआई शो होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो यहां पे भी R नॉट इक्वल टू H और R नॉट इक्वल टू R',
पर अगर मान लो आपके पास ये हो गया और आपने इसका रिएक्शन फॉर एग्जांपल मान लो इसके साथ कराया, ऑक्साइम बना लिया आपने, तो जब आप ऑक्साइम बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑक्साइम जब हम ऑक्साइम बनाएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड के केस में जो हमारा ऑक्साइम है वो ऐसा बन जाएगा। इस केस में एक गड़बड़ हो जाएगी। तो फॉर्मल्डिहाइड के केस में याद रखना, एल्डिहाइड में बाकी सारे केस में जीआई शो हो जाएगा, पर फॉर्मल्डिहाइड के केस में क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो जीआई शो नहीं होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड में आपसे बच्चे गलती करा लेंगे। ठीक है, आया समझ में? आगे चले तो 3 केसेस हमने यहां पे देखे। सिमिलर केसेस, आपके पास अगर अजो कंपाउंड हुआ तो जीआई शो होगा, अगर इमीन हुआ तो जीआई शो होगा, और अगर ऑक्साइम हुआ तो भी जीआई शो होगा। ठीक है, अगर ऑक्साइम हुआ तो भी जीआई शो होगा। ठीक है, स्पाइरो रिंग में भी जीआई शो होता है। अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो वो आउट ऑफ प्लेन हो जाती है। अब ध्यान से समझना, स्पाइरो कंपाउंड में और क्यूमीन्स के अंदर क्या होगा? देखो स्पाइरो कंपाउंड कैसे होते हैं भाई? स्पाइरो कंपाउंड हमारे होते हैं जहां पे 2 रिंग एक सिंगल कार्बन पे अटैच्ड होती है। तो अगर 2 स्पाइरो रिंग्स एडजेसेंट एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो एक रिंग अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगी तो एक रिंग वर्टिकल प्लेन में रहती है। तो अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं तो वो सेम प्लेन में नहीं होगी, और अगर वो सेम प्लेन में नहीं होगी तो उनकी वैलेंसीज भी सेम प्लेन में नहीं होगी। अगर वैलेंसी सेम प्लेन में नहीं होगी तो फिर जीआई शो नहीं होगा। जीआई शो होने के लिए आपकी टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में होनी चाहिए। तो इसको याद कर लो, लर्न दिस। अभी ज्यादा दिमाग लगाने का केस नहीं है, आप तो नंबर ऑफ रिंग्स काउंट कर लेना। अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो कोई जीआई नहीं होगा, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है स्पाइरो कंपाउंड में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा। क्यूमीन्स क्या होते हैं? ये क्यूमीन्स होते हैं जहां पे बहुत सारे एडजेसेंट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है इन जनरल, ट्रिपल बॉन्ड तो यहां पे बन ही नहीं सकता। तो यहां पे जीआई शो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे होगा कि नहीं होगा? यहां पे तो अपन ने किया ही है भैया, यहां पे तो बहुत बार जीआई शो किया है, तो यहां पे जीआई शो हो जाएगा। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जीआई शो नहीं होगा, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जीआई शो होगा। ठीक है, स्पाइरो का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरी 4 मेंबर्ड स्पाइरो रिंग्स है। ठीक है, तो यहां पे जीआई शो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं तो यहां पे जीआई शो नहीं होगा। पर अगर मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है तो इसमें जीआई शो हो जाएगा। तो अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो जीआई शो नहीं होगा, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है तो जीआई शो हो जाएगा। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, जीआई शो नहीं होगा, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो जीआई शो हो जाएगा। बायफिनाइलिक कंपाउंड्स में इवन नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स, जीआई शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ए और डी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। ठीक है, अगर ए और डी वाले जो कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, बहुत ज्यादा रिपेल करने के कारण जो 2 रिंग्स है वो आउट ऑफ द प्लेन चली जाती हैं, और अगर 2 रिंग्स आउट ऑफ द प्लेन चली गई तो मेरी जीआई की कंडीशन वायलेट हो गई, और अगर जीआई की कंडीशन वायलेट हो गई तो जीआई नहीं होगा। तो बायफिनाइलिक कंपाउंड्स में अगर इवन नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स हुई जीआई नहीं होगा, ऑड नंबर ऑफ फिनाइलिक रिंग्स हुई तो जीआई होगा। देखो स्पाइरो कंपाउंड्स है, इवन नंबर ऑफ रिंग्स कोई जीआई नहीं, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हाँ भाई बिल्कुल जीआई होगा। क्यूमीन्स है, पाई बॉन्ड अगर इवन है कोई जीआई नहीं होगा, आउट ऑफ द प्लेन रहते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो जीआई होगा। और बायफिनाइलिक कंपाउंड्स में अगर 2 फिनाइल रिंग है जीआई नहीं होगा, 3 फिनाइल रिंग है तो जीआई होगा। ठीक है, आगे चले। ईजेड सिस्टम। अब यार ये नोमेनक्लेचर का दूसरा सिस्टम होता है। पहला सिस्टम जो हमने देखा वो था सिस ट्रांस सिस्टम। नोमेनक्लेचर का किसका? जीआई का। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम शॉर्ट में जीआई बोलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। ईजेड सिस्टम नोमेनक्लेचर करने का एक और सिस्टम है जिसको एंटगेन और जुस्सामैन ने निकाला था। तो ई एंटगेन और मतलब बेसिकली साइंटिस्ट के नाम नहीं है यार, ये किसी भाषा में सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल के शब्द होते हैं। तो जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड होंगे तो वो हो जाएगा ई, और जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड होंगे तो वो हो जाएगा जेड। अब हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स और लो प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड करने के लिए कान, इनगोल्ड और एक पीसे और साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने अपने रूल दिए थे जिसको हम बोलते हैं सीआईपी रूल्स। कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग ने सीआईपी रूल दिए थे प्रायोरिटीज डिसाइड करने के लिए कंपाउंड की। सबसे पहला रूल यह है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के अराउंड उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी।
तो आयोडीन की प्रायोरिटी होगी 1, ब्रोमीन की प्रायोरिटी होगी 2, क्लोरीन की प्रायोरिटी होगी 1, फ्लोरीन की प्रायोरिटी होगी 2। 1 और 1 सेम, 1 और 1 सेम। यार एक बार बताओ, इस वाले कंपाउंड में आप जीआई कैसे डिसाइड करोगे? ये ना तो सिस है ना ट्रांस है, क्योंकि यार सेम ग्रुप तो अपोजिट या सामने ही नहीं ना, चारों ग्रुप तो अलग अलग है, तो इसको हम सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं दे सकते, पर कुछ तो बोलना पड़ेगा। जीआई तो ये अभी भी शो करेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, टर्मिनल वैलेंसीज अलग अलग हैं, तो इनके लिए नोमेनक्लेचर करते हैं EZ। तो जिसमें हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है वो कहलाता है Z, जिसमें हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है वो कहलाता है Z, और हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स अलग अलग साइड है वो कहलाता है E। अब हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी हम डिसाइड कैसे करेंगे, उसके लिए CIP रूल्स होते हैं। तो पहला रूल है कि यार एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी हाई प्रायोरिटी। अगर आपके पास यहां पे ऐसा केस है जहां पे आपके पास कौन है, जहां पे आपके पास हमारे आइसोटोप्स हैं, तो जिस आइसोटोप का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जिस आइसोटोप का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो इसमें इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, यहां पे कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, पर यहां पे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं हमेशा। बच्चे ये मत बोलने लग जाना कि सर यहां पे तो ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, नहीं, कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड है पहले उनको देखेंगे। तो कार्बन से कार्बन अटैच्ड है, कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो प्रायोरिटी 1 इसको मिलेगी, प्रायोरिटी 1 इसको मिलेगी, दोनों सेम साइड तो हो जाएगा Z। अब लोन पेयर अगर कहीं पे आ गया, ऑक्साइम के केस में, इमीन के केस में, अजो के केस में, तो उसको 0 प्रायोरिटी असाइन होती है। अगर मान लो मेरे कार्बन और कार्बन ही अटैच्ड हैं, इस वाली साइड में अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, मतलब फर्स्ट में कार्बन और कार्बन ही डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, तो मैं कैसे डिसाइड करूं? ये दोनों ग्रुप तो अलग अलग है, तो मैं इन दोनों को अगर सेम प्रॉपर्टी, सेम नंबरिंग दे दूंगा, सेम प्रायोरिटी दे दूंगा, तो मेरा क्या, मेरा नोमेनक्लेचर तो होगा ही नहीं। तो फिर अब मैं क्या करूं? तो मैं इस कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट एटम पे मूव होता हूं। तो यहां पे कार्बन के साथ आयोडीन अटैच्ड है और कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है, तो क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो हम इस ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इस ग्रुप को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। यहां पे इसकी नीचे या आइसोटोप होने के कारण इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, तो यहां पे 1 के अपोजिट 1 है, तो ये मेरा हो जाएगा E। ठीक है, तो जिसमें सेम हायर प्रायोरिटी सेम साइड पे वो तो हो जाता है Z, जिसमें हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड पे वो हो जाता है E। ठीक है, डायरेक्टली अटैच ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो आप उनको डमी एटम से अटैच करते हो। मतलब यार बहुत सिंपल सी बात है, इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, इसके भी एक C लगा देंगे और इसके ऊपर भी एक C लगा देंगे, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O है तो इसमें अपोजिट लगाते हैं, जिसके साथ ये डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड अटैच्ड है वो हम इधर लगाएंगे। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो कार्बन पे ऑक्सीजन लगेगा और ऑक्सीजन पे कार्बन लगेगा। कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड से अटैच्ड है तो कार्बन पे 2 नाइट्रोजन लगेंगे, नाइट्रोजन पे 2 कार्बन लगेंगे। तो इसमें डिसीजन कैसे होता है, असाइनमेंट कैसे होता है? यार अगर C के साथ ही अटैच्ड है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह एक एक C लगा दो, पर अगर C किसी और के साथ अटैच्ड है तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो कार्बन पे तो लगेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे लगेगा कार्बन। यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ अटैच है, एक बॉन्ड टूटा, उस बॉन्ड का नाइट्रोजन इधर आया, नाइट्रोजन पे कार्बन आया, एक और बॉन्ड टूटा, उसका नाइट्रोजन इधर आया, नाइट्रोजन पे कार्बन आया और ये बन गया। फिर हम यहां से नंबरिंग चालू कर देते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल बॉन्ड को कन्वर्ट करने के बाद आपके पास एग्जैक्टली ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाता है वो, बहुत सिंपल सा आपको इसमें एग्जांपल देता हूं। अगर आप इसको तोड़ोगे, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बॉन्ड टूट के यहां पे एक C लगेगा और यहां पे भी एक क्या लग जाएगा, यहां पे भी एक C लग जाएगा, तो ये इसके आइडेंटिकल नहीं है। चलो बहुत ही बढ़िया, तो हम इसमें आराम से डिसाइड कर लेंगे, इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। इस केस में अगर हम देखें तो यहां पे एक C लगेगा, यहां पे एक C लगेगा, यहां पे एक C, यहां पे एक C, ये और ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो अगर डमी एटम असाइन करने के बाद जो आपका ग्रुप बन रहा है वो नीचे वाले ग्रुप के एग्जैक्टली सिमिलर है तो आप ओरिजिनल को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप ओरिजिनल को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला तो डमी है, ये तो ट्रिपल बॉन्डेड था, हमने इसको तोड़ के बनाया है तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा इसको। तो यहाँ पे 1 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है तो ये मेरा हो जाएगा E। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा E हो जाएगा। यार देखो अब ये थोड़े से तो टिपिकल हैं, अगर आपको ये बिल्कुल उड़ा हुआ है ना, आपने आज तक ये कभी पढ़ा नहीं है तो इसको बहुत कम टाइम में समझाना इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत टाइम लेता है। ये उन बच्चों के लिए यार जिनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूं क्योंकि ये वाला बहुत टिपिकल है।
देखो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इस C ट्रिपल बॉन्ड C को कन्वर्ट करते हैं, तो हमने क्या रूल देखा था, जितने बॉन्ड तोड़ रहे हो उतने कार्बन लगा लो। एक बॉन्ड तोड़ा, एक कार्बन लगाया, दूसरा बॉन्ड तोड़ा, दूसरा कार्बन लगाया। एग्जैक्ट सेम इस पे भी होगा, कार्बन लगाया, कार्बन लगाया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो हम अभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। अब हम क्या करें, अब तो हम फंस गए, हमको तो डिफरेंशिएट करना है ताकि हम उनको प्रायोरिटी असाइन कर सकें, पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें रूल ये है कि अगर आप मल्टीपल बॉन्ड को कन्वर्ट करने के बाद ओरिजिनल से ही दोबारा टकरा जाते हो, तो जो ओरिजिनल है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना, ठीक है। तो नीचे वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो ये 1 हो जाएगा हमारा, इसलिए हमने लिख दिया इसको E। और 7वां रूल, सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज्यादा होती है, तो इस केस में ये ट्रांस है, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 1, तो ये हो जाएगा Z। Z की प्रायोरिटी E से ज्यादा होती है, Z की प्रायोरिटी क्या होती है, E से ज्यादा होती है, ठीक है। क्या होती है, E से ज्यादा होती है। सिन एंटी नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर H और OH सेम साइड है तो कहलाता है सिन, और अगर H और OH अपोजिट साइड है तो कहलाता है एंटी। तो एसिटल ऑक्साइम्स, ये ऑक्साइम्स के केस में, इमीन के केस में, इन सब में चीजें ये सिन एंटी वाली काम करती हैं। तो अगर H और OH सेम साइड तो सिन, H और OH अपोजिट साइड तो एंटी। अगर अजो के केस में लोन पेयर सेम साइड तो सिन, लोन पेयर अपोजिट साइड तो एंटी। क्या बताया, वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑक्साइम के केस में H और OH सेम साइड तो सिन, H और OH अपोजिट साइड तो एंटी। अजो के केस में PH या लोन पेयर सेम साइड तो सिन, और लोन पेयर अपोजिट साइड तो एंटी, ठीक है। जीआई की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले आप नंबर ऑफ यूनिट शो कैलकुलेट कर लो जो जीआई शो कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये केस है MEH, तो इसके केस में सिर्फ एक ही यूनिट है जो जीआई शो करेगा। मान लो मेरे पास ये है, यहां पे मैंने Me लगा दिया, यहां पे मैंने H लगा दिया, यहां पे भी एक H है, और यहां पे मैंने एक Me लगा दिया, तो ये ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। यहां पे मैंने Me लगा दिया और यहां पे मैंने H लगा दिया, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्या, वो कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे मैं Me की जगह ET लगा देता हूं टू मेक द केस सिंपल। यहां पे मैं Me की जगह ET लगा देता हूं, तो यहां पे 2 यूनिट जीआई शो कर सकते हैं, एक ये वाला यूनिट जीआई शो करेगा और एक ये वाला यूनिट जीआई शो करेगा। तो यहां पे जो मैंने फॉर्मूले में N लिख रखा है, वो है नंबर ऑफ यूनिट जो जीआई शो कर सकते हैं। N क्या है, नंबर ऑफ यूनिट जो जीआई शो कर सकते हैं। तो 2 केस बनते हैं, पहला केस कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर n, यहां पे आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। इसके टोटल मिला के 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। पर अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है और n इवन है तो p की वैल्यू हो जाएगी n/2, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p/1। और अगर n ऑड है तो फिर p की वैल्यू हो जाएगी n+1/2। तो फॉर एग्जांपल n की वैल्यू मान लो 3 है, क्या बोलो मैं, n की वैल्यू 3 है और कंपाउंड इवन है, फॉर n इज इक्वल टू 3 और कंपाउंड सिमेट्रिकल, फॉर n की वैल्यू 3 एंड कंपाउंड सिमेट्रिकल। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, 2 की पावर n-1, 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है, ठीक है, कंपाउंड क्योंकि सिमेट्रिकल है और n की वैल्यू ऑड है, तो p की वैल्यू हो जाएगी n+1/2। तो 2 की पावर n+1, 3+1/2। तो इसके जो टोटल जो इसके जीआई बनेंगे, दैट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 8। तो इसके टोटल मिला के हमारे 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। इसके हमारे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए, इसके हमारे टोटल 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे, ठीक है। ओ सॉरी, यहां पे -1 भी आएगा, एक गलती हो गई मेरे से, ये फॉर्मूला इसी में लगाने में गलती हो जाती है, यहां पे एक -1 भी है, उसको मत भूलना। तो 2 स्क्वायर -1, 2 की पावर 2-1, तो दिस विल बी 6 नॉट 8, आंसर विल बी 6। एक आपको की पॉइंट देता हूं, सिमेट्रिकल कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अनसिमेट्रिकल से हमेशा कम आएंगे। मतलब अगर 3 सेंटर हैं जो जीआई शो कर सकते हैं और कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो 8 आंसर आएगा, और अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो 8 से कम आंसर आएगा। तो अगर आपका गलती से 8 आंसर भी आ जाए तो मान लेना कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, तो क्या मान लेना, आपने कुछ गड़बड़ करी है, तो क्या मान लेना, आपने कुछ गड़बड़
करी है। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपके ऊपर आता है, आपसे बार बार पूछा जाता है, और वो पॉइंट ये है कि यार अगर मान लो मेरे से बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए पूछा जाए सिस और ट्रांस में, मेरे से क्या पूछा जाए, मेरे से अगर पूछा जाए कि यार बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो सिस और ट्रांस के अंदर, तो मैं बॉइलिंग पॉइंट को कैसे कंपेयर करूंगा। सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है, तो जब मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करता हूं तो मेरा आंसर डायपोल मोमेंट से आ जाता है। सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होने के कारण सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर निकालूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस की बात कर रहा हूं, बॉइलिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, तो आपको यह चीज याद रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सिस मोर देन ट्रांस। पर अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालता हूं तो वहां पे आंसर पैकिंग से जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का सिस से ज्यादा होता है। ट्रांस की पैकिंग बेटर होती है, और क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल अबाउट पैकिंग, यहां पे हम सॉलिड बना के बैठे हैं, जहां पे क्लोज पैकिंग होती है, तो इसकी पैकिंग बेटर है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट में आंसर पैकिंग से जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में आंसर डायपोल मोमेंट से जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट में ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा। दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दोनों तरह से क्वेश्चन क्या आते हैं, एक तो रीजन वाला क्वेश्चन होता है कि यार ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैकिंग बेटर है इसलिए है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यार मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ज्यादा है किसका, ट्रांस का सिस से ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट में सिस का ट्रांस से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, क्यों है, क्योंकि सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है। तो ये हो गया अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और अगर आपको और बेटर प्रैक्टिस चाहिए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो यार ईसरल के, अगर आपको चीजें आती हैं और आपको लास्ट मिनट में क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। जेई एडवांस पे अगर पूरे फोकस्ड हो तो जेई एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, जेई मेंस पे अगर पूरे फोकस्ड हो तो जेई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो यार क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड तो आइसोमर्स बनते ही हैं, पर अगर फ्री रोटेशन है, सिंगल बॉन्ड में जैसे होता है आराम से कंपाउंड रोटेट होते रहते हैं। मान लो ये मेरा बीच का एक सिंगल बॉन्ड है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये मेरा कार्बन एक, ये मेरा दूसरा कार्बन, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है। पहले अंगूठा नीचे था, आपने देखा इधर वाले पार्ट में अंगूठा नीचे था, पर ये फ्री रोटेशन होने के कारण अंगूठा नीचे आ जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर घूम के नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे फ्री रोटेशन होता है, और जहां पे फ्री रोटेशन होता है वहां पे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं। जहां पे क्या होता है, जहां पे फ्री रोटेशन होता है वहां पे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं। और हम क्या करते हैं कि कंपाउंड्स के प्रोजेक्शन ले लेते हैं। अब बच्चे इसको भी रटते हैं यार, देखो अगर आपने सामने से प्रोजेक्शन लिया तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनता है। प्रोजेक्शन मतलब क्या, परछाई। ये मैंने एक्चुअली में फोटो लिया हुआ है, वो बॉल्स आती है ना ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स आते हैं, तो मैंने नीचे से लाइट मारी, नीचे से कैमरा रखा और मैंने फोटो ले लिया, तो ये एग्जैक्टली न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया इसके जैसा। एच के पीछे एच, यहां पे भी एच के पीछे एच, और यहां पे भी एच के पीछे एच। वो मेरा मॉडल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, बट प्रोजेक्शंस को ऐसे लिया जाता है। अगर मैं एकदम सामने से फ्रंट फेसिंग प्रोजेक्शन लूंगा तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनेगा, पर अगर मैं साइडवेज प्रोजेक्शन लूंगा, जैसे मैंने यहां पे लिया हुआ है, कैमरा इधर रखा हुआ है पर मैंने लाइट साइडवेज मारी है, तो मेरा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनेगा। मेरा क्या बनेगा, मेरा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनेगा। तो दो तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि यार अब हम हर कंपाउंड को तो 3D में ला नहीं सकते, और जनरली जो पढ़ाई होती है वो 2D में होती है। तो मैं एक कंपाउंड को अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड में पोजीशन एक दूसरे के सामने आमने कौन है, इसका फर्क बहुत पड़ता है। सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने से काम नहीं होगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे मेरे को प्रोजेक्शंस बनाने पड़ते हैं ताकि 2D में 3D की फील आ जाए, ठीक है। तो यार कॉन्फॉर्मेशन जो मेजर ऐसे तो इनफाइनाइट होते हैं जिनको हम स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं, पर जो हमारे लिए काम क्या होते हैं, एक तो इक्लिप्स जिसमें ग्रुप्स एकदम एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और एक स्टैगर्ड जिसमें ग्रुप्स एक दूसरे के 60 डिग्री पे होते हैं। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, ये जो एंगल है 60 डिग्री का बनता है। तो इक्लिप्स वो जहां पे ग्रुप एक दूसरे के एकदम आमने सामने है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, और स्टैगर्ड जहां पे ग्रुप एक दूसरे के 60 डिग्री पे है। तो अगर हम बात करें इथेन के कन्फर्मेशन की, तो होता क्या है, फ्री रोटेशन होने के कारण ये इस तरह से घूम जाता है, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म बन गया। अगर आप इसको देखोगे तो ये इक्लिप्स फॉर्म था, घुमा, और ये क्या बन गया, स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
इक्लिप्स फॉर्म के साथ एक दिक्कत है। इक्लिप्स फॉर्म के साथ एक दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस कम है, और आपको तो पता ही है, फिर मेरी फेवरेट चीज बीच में आ जाती है, वो क्या होती है KQ1Q2/R²। ठीक है, डिस्टेंस कम होने के कारण रिपल्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिपल्शन बढ़ने के कारण इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी स्टैगर्ड से कम होती है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी स्टैगर्ड से कम होती है। मैं क्या बोल रहा हूं? इक्लिप्स की स्टेबिलिटी स्टैगर्ड से कम होती है। ठीक है, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल है। ये देखो, इक्लिप्स की एनर्जी 12.5 किलो जूल पर मोल स्टैगर्ड से ज्यादा है। कॉन्फॉर्मर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं? ये टोटल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स किसी भी कंपाउंड के कितने होते हैं? आप जनरली मार्क करके आओगे 2। आपका आंसर हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। क्योंकि यार कोई भी पोजीशन हो, 0 डिग्री वाला भी कन्फॉर्मर है, 0.1 डिग्री वाला भी कन्फॉर्मर है, 0.000000000000 बोर्ड के बाहर 0.1 डिग्री वाला भी कन्फॉर्मर्स है। तो इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं कोई भी ऐसे एक सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड के लिए, पर हमारे स्पेशल इंटरेस्ट के इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड होते हैं। ठीक है, तो स्टैगर्ड स्क्यू वाले जो बीच के एंगल वाले हैं, जिसमें ना एंगल 0 डिग्री और ना 60 डिग्री है। 60 डिग्री तो मैक्सिमम एंगल है। आप इसको फिर से थोड़ा नीचे करोगे तो एंगल कम होना शुरू हो जाएगा। तो स्टैगर्ड सबसे स्टेबल, फिर स्क्यू और फिर इक्लिप्स्ड। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब अगर मान लो मैं प्रोपेन के लिए बनाऊं, दीज आर कॉन्फॉर्मर्स फॉर प्रोपेन। ये किसके कॉन्फॉर्मर्स है? ये प्रोपेन के कॉन्फॉर्मर्स हैं। तो यहां पे ये हो गया एकदम जो पूरा का पूरा इक्लिप्स्ड है। फिर ये जो 60 डिग्री है जहां पे CH3 में, उसको बोलते हैं गॉशे। ये एक और टाइप का कॉन्फॉर्मेशन होता है। फिर जिसमें एंगल थोड़ा और बढ़ गया, 120 डिग्री का एंगल हो गया, वो हो गया पार्शियली इक्लिप्स्ड। पूरा इक्लिप्स कब था? जब CH3 के सामने CH3 है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि CH3 बड़ा ग्रुप है। बड़ा ग्रुप होने के कारण जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो रिपल्शन मैक्सिमम होगा। तो वो वाला फॉर्म जिसमें रिपल्शंस मैक्सिमम होते हैं उसको इक्लिप्स बोला जाता है। यहां पे CH3 और H आमने सामने है। CH3 तो बड़ा ग्रुप है पर H छोटू ग्रुप है, तो उसमें रिपल्शन कम होगा। तो इक्लिप्स्ड अनस्टेबल है किसके कंपैरिजन में? पार्शियली इक्लिप्स के कंपैरिजन में। फिर आप और 60 डिग्री घुमा दो, ये एक दूसरे के एंटी आ गए। CH3 और CH3 एक दूसरे के एंटी आ गए। ये स्टैगर्ड फॉर्म ही है। बस यहां पे मेन क्या हुआ? और ज्यादा एंगल आपने बढ़ा दिया CH3 और CH3 के बीच का, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर वापस से घूम के हम वो आ गए। तो इसके 4 मेन कॉन्फॉर्मर्स हो गए। किसके? हमारे प्रोपेन के। इक्लिप्स्ड, गॉशे, पार्शियली इक्लिप्स्ड और एंटी या फिर स्टैगर्ड। तो कौन कौन से 4 हो गए? इक्लिप्स्ड, गॉशे, पार्शियली इक्लिप्स्ड और एंटी या स्टैगर्ड। तो ये इसमें इस तरह से होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? इक्लिप्स्ड की, फुली इक्लिप्स्ड की। ठीक है, फिर उससे कम एनर्जी गॉशे फॉर्म की, फिर उससे ज्यादा पार्शियली इक्लिप्स्ड की, पर टोटल इक्लिप्स से कम, और सबसे कम एनर्जी हो जाएगी मेरी एंटी फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म की। ठीक है, क्यों क्या होता है यार? एक बात बताओ, ये 60 डिग्री है ना, मान लो मैं एक प्रोजेक्शन बना दूं जहां पे CH3 और CH3 के बीच का एंगल 20 डिग्री है। इसको तो हम कोई स्पेशल नाम देते ही नहीं है, तो ये स्क्यू हो गया। जितने भी सारे फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अलावा जो यहाँ पे बोर्ड पे बने हुए हैं वो सारे के सारे स्क्यू फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बताओ। तो जहां पे भी H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, जहां पे भी H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, वहां पे ये दोनों जिन के बीच में H बॉन्डिंग हो सकती है वो 60 डिग्री पे रहना पसंद करते हैं। जिन के बीच में H बॉन्डिंग हो सकती है वो 60 डिग्री पे रहना पसंद करते हैं। तो गॉशे फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? गॉशे फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, गॉशे फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जहां जहां पे H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है वहां पे गॉशे सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। साइक्लोएल्केन की अगर हम बात करें तो साइक्लोएल्केन में एक प्रॉब्लम है। मान लो ये मेरी 4 मेंबर्ड रिंग है, इसके अंदर एंगल होता है 90 डिग्री का, पर ये sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन कितने डिग्री के एंगल पर रहना चाहता है? 109 डिग्री करीब वो रहना चाहता है। एकदम एग्जैक्ट एंगल 109.28 होता है या 109.5 होता है। ठीक है, तो यार अगर ये इस पे रहना चाहता है तो ये तो दुखी है। रहना तो वो दूर दूर चाहता है, पर पास पास रहने के कारण रिपल्शन बढ़ जाएंगे। सिमिलरली 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है उसका एंगल भी थोड़ा सा कम होता है 109 से, तो वो और पास रहना चाहती है। सिमिलरली 6 मेंबर्ड रिंग का एंगल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
120 डिग्री हो जाता है तो उसके बाद दिक्कत हो जाती है। तो ये सब क्या करते हैं, अगर आपसे चलो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यार एंगल स्ट्रेन बता दो, फिगर्स में पूछा जा सकता है, तो टोटल डेविएशन डिवाइडेड बाय 2, टोटल डेविएशन कैसे निकालोगे, 109.5 डिग्री माइनस जो भी रिंग का एंगल है, जैसे मान लो 3 डिग्री, 3 मेंबर्ड रिंग है तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, 4 मेंबर्ड रिंग है तो 90 डिग्री आ जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग है तो 5 मेंबर्ड का जो रोटेशन होता है, मतलब जो एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है तो 107 आ जाएगा, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग है तो वहां पे नेगेटिव डेविएशन हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका एंगल ज्यादा हो जाता है, 120 डिग्री आ जाएगा। तो जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ेगी, रिंग फ्लेक्सिबल होती जाती है, तो जो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप को चेंज करके एनवलप फॉर्म बना लेती है, या फिर बोर्ड फॉर्म, 6 मेंबर जो रिंग होती है वो चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म और स्क्यू रिंग फॉर्म बना लेती है, जैसा कि हम देखेंगे। तो ये जो 5 मेंबर रिंग है ये आपको लग रहा होगा कि ऐसे रहती है, पर ये एक्चुअली में ऐसे रहती नहीं है, ये एनवलप बना लेती है। तो क्या हुआ, इसने अपने एक कार्बन को आउट ऑफ द प्लेन कर दिया। देखो सारी चीजों में अगर आप यहां पे ध्यान दो तो हम ये चाहते हैं कि रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, हम रिपल्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब ये रिंग कितनी समझदार है, सारे एक ही प्लेन में थे, पास पास थे, इसने क्या किया कि डिस्टेंस को कम कर लिया। अब आपको ऐसे तो मेरी बात पे विश्वास होगा नहीं, तो मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूं। ये सब स्केल पे बने हुए डायग्राम्स है, एनिमेशंस है। यहां पे आप जो इसके दो हाइड्रोजन है उनके बीच की दूरी देखोगे तो वो इस लाइन की लेंथ के बराबर है, यहां पे देखोगे तो इस लाइन की लेंथ के बराबर है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो चेयर फॉर्म में जो हाइड्रोजन है उनके बीच का डिस्टेंस इतना है, नॉर्मल, ये चेयर फॉर्म नहीं सॉरी एनवलप फॉर्म में जो हाइड्रोजन है उनके बीच का डिस्टेंस इतना, नॉर्मल एनवलप फॉर्म के बीच के हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस इतना है। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ। तो डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ने से रिपल्शन कम हो गई और रिपल्शन कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। 6 मेंबर रिंग एकदम चेयर जैसी हो जाती है, आपको लगने में ऐसी दिखती है, पर एक्चुअली में जब आप इसको देखोगे तो वो एक्चुअली में होती ऐसे है जैसे कोई एक चेयर हो, जैसे क्या हो, जैसी एक चेयर हो, ठीक है। 6 मेंबर दिख रही है, पर ये एक्चुअल 3D प्रोजेक्शन है। अगर हम इसको एक्चुअल में देखेंगे तो दिस लुक्स लाइक अ चेयर, दिस लुक्स लाइक अ चेयर, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड ऊपर की तरफ इस कंपाउंड के एक्सिस की तरफ पॉइंट करते हैं, उसके साथ अलाइंड होते हैं, उसके पैरेलल में होते हैं, उनको एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है। और जो इस पूरी चेयर फॉर्म के इक्वेटर के अलोंग लाए करते हैं वो इक्वेटोरियल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो 2 तरह के बॉन्ड हो गए, एक्सियल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, किसमें बोल रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन में बोल रहा हूं, जो एक्सिस पे के अलोंग है वो तो एक्सियल 6 बॉन्ड, और जो इक्वेटर के अलोंग है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो फिर इसका एक बोर्ड फॉर्म भी होता है, किसका, साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन के जो कन्फर्मर्स हैं सारे आपको बताता हूं। दिस इज अ बोर्ड फॉर्म, एग्जैक्टली बोर्ड के जैसा दिखता है। इस बोर्ड वाले फॉर्म में एक दिक्कत होती है कि जब हम ये बनाते हैं तो ये वाले दोनों हाइड्रोजन बहुत पास आ जाते हैं, बहुत पास आने के कारण यहाँ पे रिपल्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और रिपल्शन बढ़ने के कारण ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। एक ट्विस्ट बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन भी होता है, जहां पे हम इसको इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, उसको ट्विस्ट कर देते हैं, वहां पे भी रिपल्शन होते हैं। और एक हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन होता है। जो मेन चीज याद करने की है वो ये है, ये इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है, ये इसका की पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे साइक्लोहेक्सेन की सारे कॉन्फॉर्मर्स का स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल हाफ चेयर, क्योंकि हाफ चेयर में 5 कार्बन आइटम एक ही प्लेन में है, एक प्लेन में रहने के कारण डिस्टेंस काफी कम हो जाता है, जिसके कारण रिपल्शंस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है कुछ ऐसा, सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, और फिर हाफ चेयर, है ना। अब क्या होता है कि अगर मान लो ये जो रिंग है ये हमेशा फ्लिप करती रहती है, यार ये वाला पार्ट भी तो ऊपर जाना चाहता है और ये वाला पार्ट भी नीचे आना चाहता है, तो ये रिंग हमेशा इस तरह से कुछ फ्लिप करती रहती है। देखो ये जो रिंग है हमारी, दिस विल कीप फ्लिपिंग, ये इस तरह से फ्लिप करती रहती है, ढिंचक 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 ढिंचक, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये इसके 2 फॉर्म हो गए, ठीक है, ये इसके क्या हो गए, 2 फॉर्म हो गए। तो इससे हुआ क्या, जो एक्सियल हाइड्रोजन था जब रिंग फ्लिप हुई तो ये इक्वेटोरियल बन गया, जो एक्सियल हाइड्रोजन था जब रिंग फ्लिप हुई तो ये इक्वेटोरियल बन गया, ठीक है।
और जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन था वो क्या बन गया, वो एक्सियल बन गया। तो एक्सियल हाइड्रोजन तो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एक्सियल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी रिंग फ्लिप होगी तो एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाएगा और इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाएगा। रिंग फ्लिपिंग हमेशा चलती रहती है, तो ये इंटरचेंज होते रहते हैं। पर अगर मान लो यहां पे हाइड्रोजन की जगह मैं कोई बड़ा ग्रुप लगा दूं, यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन की जगह कोई बड़ा ग्रुप लगा दूं तो क्या होगा जरा समझना। ये मेरा मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप में 3 छत्रियां होती है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों की अलग अलग छतरी है। ये वाला जो मिथाइल का हाइड्रोजन है ये बाकी दोनों एक्सियल हाइड्रोजन के बहुत करीब पहुंच जाता है। अब ध्यान से देखना, यहां पे एक फंडा होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिंग फ्लिपिंग का, वो समझा रहा हूं। अगर आपका मिथाइल ग्रुप या कोई भी बड़ा ग्रुप, फॉर एग्जांपल ईटी ग्रुप हो गया या प्रोपाइल ग्रुप हो गया, अगर हम उसको एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं साइक्लोहेक्सेन के अंदर, तो होता क्या है, उसकी पास में आ जाता है वो बहुत ज्यादा दोनों एक्सियल हाइड्रोजन के, जो 5 नंबर पे जो हाइड्रोजन है और जो 3 नंबर पे हाइड्रोजन है एक्सियल, उनके बहुत ज्यादा पास आ जाता है। दूरी हो जाती है कम, दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिपल्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसकी स्टेबिलिटी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी हो जाती है कम। अगर मान लो मैं इस रिंग को फ्लिप कर देता हूं तो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये इक्वेटोरियल पे आ गया और जैसे ही ये इक्वेटोरियल पे आया इसका बाकी एक्सियल बॉन्ड से डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मेजर मोटी मोटी बात क्या है कि बल्की ग्रुप्स, अभी अपनी कॉपी में लिखने का टाइम आ गया है, बल्की ग्रुप्स प्रिफर इक्वेटोरियल पोजीशन। की पॉइंट क्या है कि बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में रहना प्रिफर करते हैं। जो ग्रुप बड़ा होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, पूरा जो की पॉइंट है, जो ग्रुप बड़ा होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा। बड़ा ग्रुप किस में रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, मान लो ये इसमें फ्लिपिंग में दोनों आइडेंटिकल हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट 1 के बराबर है, दोनों 50-50% एग्जिस्ट करेंगे। पर अगर मैंने यहां पे एमी लगा रखा है, ये मेरी एक्सियल पोजीशन है, ये मेरी इक्वेटोरियल पोजीशन है, बल्कि ग्रुप कहां रहना चाहता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, तो केसी की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहां पे अब आप सिर्फ एमी को देख के बैठोगे कि भाई एमी एक्सियल पे था वो इक्वेटोरियल पे आ गया तो मरोगे। ठीक है, ध्यान रखना ज्यादा बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। तो एमी और ईटी में ज्यादा बल्कि कौन है, ईटी ज्यादा बल्कि है, तो ईटी कहां रहना चाहिए, इक्वेटोरियल पे रहना चाहिए। पर अगर आपने रिंग को फ्लिप करा दिया तो ईटी कहां पे आ जाएगा, ईटी आ जाएगा एक्सियल पे। तो हमको ईटी को रखना कहां पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। ईटी को कहां पे रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी तो इसका केसी हो जाएगा <1। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, ये है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। यार ये वाला पार्ट किस किस को समझ में नहीं आया, हम इसको रिपीट कर लेते हैं। चलो, हमने चेयर की जो कॉन्फॉर्मेशन होती है, जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या देखा, उसमें हमने एक सिंपल सी बात देखी कि यार 2 तरह की पोजीशन होती है। एक पोजीशन एक्सियल पोजीशन होती है और एक पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। एक्सियल पोजीशन होती है, एक पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। एक्सियल पोजीशन पे अगर हम बल्की ग्रुप लगा देंगे, मिथाइल एक बल्की ग्रुप होता है, तो वो बाकी की एक्सियल पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उनसे ज्यादा रिपल्शन मारेंगे। एक रिंग फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि ये रिंग फ्लिप कर जाती है। जब रिंग फ्लिप करती है तो एक्सियल तो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर मैं इस रिंग को फ्लिप करा दूंगा तो मिथाइल ग्रुप यहां से हटके इक्वेटोरियल पोजीशन में चल जाएगा। मिथाइल ग्रुप जैसे ही इक्वेटोरियल पोजीशन में गया, जैसे ही मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में गया तो उसका डिस्टेंस जो एक्सियल हाइड्रोजन थे उनसे बढ़ गया, तो रिपल्शन कम हो गया। रिपल्शन अगर कम हो गया तो यार स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो हमने की पॉइंट क्या लिखा कि जो बल्की ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेंगे, जो बल्की ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेंगे। अब अगर बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल में पोजीशन में रहेंगे तो मेरे पास ये 2 केसेस पॉसिबल हैं। एक केस में मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे है, एक केस में मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। मैं चाहता क्या हूं कि मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहे। तो अगर मान लो ये एक रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है,
और मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, और जब भी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसीलिए मैंने बोला Kc ग्रेटर देन 1। पर इस केस में क्या हुआ कि जो ज्यादा बल्की ग्रुप है इथाइल, वो लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही था, पर प्रोडक्ट में वो एक्सियल पोजीशन पे आ गया। अब आप लोग ये बताओ कि भैया आप ये जो इथाइल ग्रुप है इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना चाहते हो कि एक्सियल पोजीशन पे? बहुत सिंपल है, जो जितना ज्यादा बल्कि वो इक्वेटोरियल पे रहेगा, तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, और अगर रिएक्शन आगे नहीं जाएगा तो Kc विल बी लेस देन 1। क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो बहुत सिंपल है, Kc ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब बल्कियर ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में जा रहा है। Kc लेस देन 1 कब होगा? जब बल्कियर ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे जा रहा है। और Kc इक्वल टू 1 कब होगा? जब कोई बल्कि ग्रुप ही नहीं है, सारे के सारे ग्रुप एकदम आइडेंटिकल हैं। तो आया समझ? चलो यार, अब अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ ना, अगर आपने ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलो यार, ये दो कंपाउंड है, ये एक ही कंपाउंड के दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। थैलिडोमाइड नाम का कंपाउंड है, ये एस थैलिडोमाइड है या आर थैलिडोमाइड है। इस कंपाउंड में क्योंकि हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स का ध्यान नहीं रखा, इस कंपाउंड में अगर हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स का ध्यान नहीं रखा तो हुआ क्या कि एक कंट्री के अंदर दुनिया में सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे उस एक पर्टिकुलर टाइम पर ये डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। तो यार ऑप्टिकल आइसोमर्स वैसे हमको दिखने में एकदम ऐसा लगेगा यार इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर दवाई में इसका यूज होता है। तो यार ऑप्टिकल आइसोमर्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या है? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, पर जो पीपीएल को अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो वो कंपाउंड्स जो पीपीएल को अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? वो कंपाउंड जो पीपीएल को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? यार अगर आपने रोटेट कर दिया तो आप ऑप्टिकली एक्टिव हो, अगर आपने रोटेट नहीं किया तो आप ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो वो जो रोटेशन हो रहा है प्लेन पोलराइज लाइट का, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाई। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अगर बल्ब में से एक लाइट डाली तो वो पूरी लाइट को रोटेट कर देगा। ये हमारी पोलराइज लाइट नहीं है, इसमें हर डायरेक्शन में रेज है। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? हम जब ये फिल्टर लगाते हैं तो एक सिंगल प्लेन में लाइट निकल के आती है कुछ इस तरीके से। यहां से लाइट निकलेगी, यहां से लाइट निकली, ठीक है, ये लाइट निकली, बाकी सारी लाइट ये खा गया और सिर्फ एक सिंगल प्लेन में लाइट आई, उसका रोटेशन हो गया। तो इस प्रिज्म में से एक प्लेन पोलराइज लाइट निकली जिसको इस सॉल्यूशन ने रोटेट करा दिया और वो आपकी आंखों में आ गई। तो मतलब हम समझ गए कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, मतलब हम समझ गए कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ता है? रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले आपको पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक प्रिज्म लगाना पड़ेगा जो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में लाइट को आगे जाने से अलाउ करता है, बाकी सारी लाइट को अलाउ नहीं करता। फिर उस लाइट को आप सॉल्यूशन से पास कराओगे। अगर वो लाइट रोटेट हो गई तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर वो लाइट रोटेट नहीं हुई तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो पूरा स्कीमेटिक ऐसा बनता है। बल्ब से लाइट आई जो हर डायरेक्शन में होती है, हमने उसको पीपीएल में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने उसको सॉल्यूशन के थ्रू पास कराया, वो लाइट रोटेट हो गई। अगर वो लाइट रोटेट नहीं होती तो इस प्रिज्म से नहीं निकल पाती, हमको पता चल गया। तो हमको ये भी पता चल गया कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो अगर सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हम उसको छोटे d से डिनोट करेंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डिनोट करेगा तो हम उसको छोटे l से, d से या प्लस से एक ही बात है, छोटा d या प्लस एक ही बात है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। छोटा l या माइनस एक ही बात है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बड़ा d मतलब छोटा d या प्लस मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, L या फिर माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। D फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L फॉर लेवो रोटेटरी। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो कितना रोटेट करेगी 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है।
पहला तो आपने सब्सटेंस कितना डाला है ट्यूब में, जितना ज्यादा सब्सटेंस डालोगे वो उसको उतना ही ज्यादा रोटेट कर देगा। सैंपल ट्यूब की लेंथ क्या है, ज्यादा लेंथ ले लोगे तो ज्यादा उसको कंपाउंड मिलेंगे, ज्यादा रोटेशन हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है और लाइट की वेवलेंथ आपने क्या यूज करी है। तो कई बार हमसे यह पूछा जाता है कि आप हमको यह बता दो कि यार अल्फा कितना है, रोटेशन कितना हुआ, आप हमको यह बता दो। तो यह तो स्पेसिफिक रोटेशन है, आपसे अल्फा ऑब्जर्व्ड पूछा जाता है, स्पेसिफिक रोटेशन दे दिया जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब दे दी जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड दे दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन इंटू लेंथ इंटू कॉन्सेंट्रेशन कर देना, आपके पास ऑब्जर्व्ड रोटेशन आ जाएगा। ये वैसे बहुत साल हो गए कभी नहीं आया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमसे यहां पे पूछा क्या जाता है कि भैया एक लाइट को कितना रोटेट कर रहे हो, कितने डिग्री से रोटेट किया, वो अल्फा एंगल बता दो। तो आपको स्पेसिफिक रोटेशन दिया होगा, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। लेंथ आपको दी होगी वो ट्यूब की जिसमें आपका कंपाउंड पड़ा है, हमने एक ट्यूब देखी थी इससे पहले, और कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा कि उस ट्यूब में किस कॉन्सेंट्रेशन पे कंपाउंड पड़ा हुआ है। मल्टीप्लाई कर देना तीनों को, अल्फा ऑब्जर्व्ड आ जाएगा। अब कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। एक तरीका तो है बार बार ट्यूब में डाल के देख लो, पर वो तरीका नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, हर जने के घर में लेबोरेटरी नहीं होती। दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, उसके लिए आपको सिमेट्री का यूज करना पड़ता है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का यूज करना पड़ता है। कंपाउंड अगर अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोजिबल नहीं है तो वो एक्टिव है। तो यार अगर आप इस P को उठा के इधर लाओगे, ये मेरा एक P है, मैं इसको उठा के इधर लाता हूं तो ये मेरा P ऐसा बन जाएगा। ये एक दूसरे पे सुपर इंपोजेबल है क्या, नहीं है, एक की लाइन इधर है, एक की लाइन इधर है। वहीं अगर आपके पास A है, उसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, एग्जैक्टली सेम बनेगी। आप इसको उठा के इधर लाओगे तो ये इसमें एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो जाएगा। तो जो सुपर इंपोजेबल होते हैं अपनी मिरर इमेज पर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और जो सुपर इंपोजेबल नहीं होते अपनी मिरर इमेज पर वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम कायरल कंपाउंड भी बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को हम अकायरल कंपाउंड बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अकायरल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो यार दो तरह की सिमेट्री होती है जो हमारे को पढ़नी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं यहां पे कवर नहीं करूंगा। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक वैसा प्लेन जो कंपाउंड को अगर दो बराबर पार्ट में बांट दें जो एक दूसरे की मिरर इमेज है एग्जैक्टली सेम, तो उसको बोलते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे आप इस ए को बीच में से काट दो एग्जैक्टली, तो इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट और राइट साइड वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा, एक दूसरे की मिरर इमेज होगा, तो इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। इक्वल पार्ट्स में इसने बांट दिया तो ये क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। तो अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो आप बेंजीन में, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन कंपाउंड है, आप इसको इस प्लेन से काट दो, ये देखो एग्जैक्ट इस प्लेन से दो एटम्स के बीच में से, दो कार्बन को बीच में से चीरता हुआ जो कार्बन अपोजिट है, तो ये एग्जैक्ट इक्वल कंपाउंड, एक मतलब इक्वल उसमें ये कट जाएंगे। सिमिलरली यहां पे भी, तो बेंजीन में POS है, इस प्लेन को सैंडविच प्लेन बोला जाता है। तो अगर मैं बेंजीन के अंदर बात करूं कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। या तो आप दोनों कार्बन के बीच में से काट दो इस तरीके से, या आप दो कार्बन को जोड़ते हुए काट दो, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री वैसे आ गए, या फिर आप एक सैंडविच प्लेन में काट दो। मोटी मोटी बात क्या है कि बेंजीन में POS होते हैं, कितने POS होते हैं नॉट इंपॉर्टेंट, पर बेंजीन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं बेंजीन के अंदर। चलो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, इसको एग्जैक्टली ऐसे काट दो। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप 1 और 3 वाले जो हमारी वैलेंसी है उसको सेंटर से ऐसे काट दो कार्बन को इंक्लूड करते हुए, तो इधर भी ग्रीन वाला पार्ट आएगा, इधर भी ग्रीन वाला पार्ट आएगा, एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स आएंगे लेफ्ट और राइट में, तो इसमें भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। आप कुछ इस तरीके से इस कंपाउंड को काट सकते हो, किस तरीके से, कुछ आप इस तरीके से इस कंपाउंड को काट सकते हो। देखो इस प्लेन से आपने काट दिया तो प्लेन के इधर वाला पार्ट और प्लेन के उधर वाला पार्ट एग्जैक्टली इक्वल है, तो यहां पे भी POS है। इस कंपाउंड को आप कैसे भी काटो, फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये प्लेन बनाता हूं, तो इधर तो ग्रीन है और इधर रेड है, तो आप इसको कैसे भी कर लो, आप इसको इक्वल पार्ट्स में नहीं काट सकते। तो वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं
वो कायरल कार्बन होता है, उसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। वो कार्बन जिसके चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं, उसमें कभी भी पॉस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता। आप उसको काटते रहो कैसे भी, कोई भी प्लेन से बना लो, वो हमेशा 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 कायरल ही होगा। ये वाला कंपाउंड है, इसमें ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। इस वाले कंपाउंड में ये आप बीच में से काट दो, एग्जैक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। ये वाले कंपाउंड में ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। ठीक है, तो ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरे टाइप की सिमेट्री होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक कंपाउंड के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां से आप अगर इक्वल डिस्टेंस चलते हो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको सेम चीज ही मिलेगी। जैसे मैं यहां से इस डायरेक्शन में जाता हूं, मेरे को कार्बन मिल गया, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस जाता हूं, दोबारा कार्बन मिल गया बेंजीन के अंदर। इस डायरेक्शन में चल जाता हूं, कार्बन मिल गया, एग्जैक्ट अपोजिट डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस पे जाता हूं, फिर से कार्बन मिल गया, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल ये वाला कंपाउंड, ठीक है, इस वाले कंपाउंड में भाई आप इसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल जाओ, आपको येलो वाली बॉल ही मिलेगी। यहां से इधर जाओगे, फिर नीचे आए तो ब्लू वाली बॉल मिलेगी। तो इस वाले कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने पर एग्जैक्ट सेम टाइप की चीजें आपको मिल रही है, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इस वाले कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। मान लो ये मेरा सेंटर है, इससे मैं यहां जाता हूं तो मेरे को येलो बॉल मिली, एग्जैक्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं तो ब्लू बॉल मिल गई, मतलब दोनों वैलेंसीज अलग अलग हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, आगे चले, मतलब आप इसमें एग्जैक्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे ब्लू के, तो आपको येलो बॉल मिल जाएगी जैसा कि मैंने बताया। तो इसमें मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, इसमें मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। ठीक है, तो यार एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर चारों बॉन्ड्स कार्बन के चार अलग अलग एटम या ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो कायरल कार्बन होता है। किसी भी कंपाउंड के कायरल होने के लिए, किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल होने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर दोनों पॉस और कॉस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है किसी भी कंपाउंड के अंदर, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कहीं पे भी अगर ऐसा हो रहा है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से कोई भी एक आ जाता है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ये पता लगाने का क्या तरीका है, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लो, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लो, दोनों में से अगर एक भी आ गया तो कंपाउंड इनएक्टिव हो गया, पर अगर दोनों नहीं आए तो कंपाउंड एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे अब हमने हमारे एल्केन्स का, जिसमें हमने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर देखा था, उसका प्रोजेक्शन बनाते हैं, एग्जैक्टली कायरल मॉलिक्यूल का भी प्रोजेक्शन बनता है। दो तरह के प्रोजेक्शन होते हैं कायरल मॉलिक्यूल के, वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। इसमें आप क्या करते हो, आप किसी भी कंपाउंड को अपने सामने रखते हो। ठीक है, तो क्योंकि वो एक 109.5 डिग्री पे टेट्राहेड्रल वाला होने वाला कंपाउंड है, तो उसमें होता क्या है कि जो आपकी तरफ आ रहा है उसको आप डालोगे किस पर, वेज पर। जो आपसे दूर जा रहा है उसको आप डालोगे डैश पर, और जो एकदम आपके प्लेन में है उनको आप इन लाइन से डिनोट करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, मेरा बोर्ड का प्लेन है, तो यार जो बोर्ड की तरफ आ रहा है, जो बोर्ड की तरफ आ रहा है वो तो जाएगा डैश पर, जो बोर्ड से दूर जा रहा है वो आएगा वेज पर, और जो बोर्ड के प्लेन में ही है वो किस पे आएगा, प्लेन के ऊपर आएगा। तो इसको बोलते हैं वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। तो दो वैलेंसी सेम प्लेन में, रेस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में होती है। तो इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यार पॉस है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल इस वाले कंपाउंड में अगर मैं इसको बीच में से काट देता हूं, यहां पे अगर मैं इसको बीच में से काट देता हूं, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में एग्जैक्टली आइडेंटिकल कंपाउंड है, एग्जैक्ट दोनों पार्ट से एकदम इक्वल है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, पर दोनों में से अगर एक भी होता है तो कंपाउंड क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। यहां पे ये वाला जो पार्ट है डैश वाला, ये जो डैश वाला पार्ट है ये प्लेन के अंदर जा रहा है, ये इस बोर्ड के अंदर घुस रहा है, और ये जो वेज वाला पार्ट है ये प्लेन के बाहर आ रहा है। तो मान लो मैं इसको यहां से काट भी देता हूं, मान लो मैं इसको यहां से काट भी देता हूं,
ठीक है। तो एक पार्ट तो अंदर जा रहा है, ये जो पेन वाला पार्ट है ये तो प्लेन के अंदर जा रहा है, और ये जो मार्कर वाला पार्ट है ये प्लेन के बाहर आ रहा है। तो मैं अगर काट भी दूंगा तो लेफ्ट और राइट में अनइक्वल ग्रुप्स है, तो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है, देखो मान लो ये मैं सेंटर बनाता हूं, ये मेरा सेंटर है इस कंपाउंड का, ऊपर जाता हूं तो मेरे को यहां पे कार्बन मिल रहा है जिसके ऊपर हाइड्रोजन अटैच्ड है, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूं तो कार्बन मिल रहा है जिसपे मिथाइल अटैच्ड है। तो यहां पे ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ना तो पॉस है और ना ही कॉस है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड हो गया एक्टिव। वो सारे कंपाउंड जहां पे ना तो पॉस होता है ना कॉस होता है वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। फीचर प्रोजेक्शन, आप क्या करते हो, कंपाउंड को इस तरह से पकड़ते हो, ये बंदा है इसने इस कायरल कंपाउंड को इस तरह से पकड़ा हुआ है, कंपाउंड कायरल होना चाहिए तभी उसका फिशर प्रोजेक्शन बनता है, मतलब कार्बन कायरल होना चाहिए, कायरल कार्बन होने चाहिए तभी हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड तो मीजो भी हो सकता है जिसको हम पढ़ेंगे अभी। तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ, हमने इस तरह से पकड़ रखा है कि दो वैलेंसी हमारी तरफ आ रही है, दो वैलेंसी अपोजिट तरफ जा रही है, दो वैलेंसी तो इस आदमी की तरफ आ रही है, दो वैलेंसी इससे दूर जा रही है। जो वैलेंसीज दूर जा रही है एक वर्टिकल होनी चाहिए एक हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो उसका प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। देखो इस आदमी के लेफ्ट में जो है वो ब्रोमीन है, तो लेफ्ट वाले को हमने ब्रोमीन बना दिया, येलो वाला जो है वो ब्रोमीन है, जो पिंक बॉल है वो हाइड्रोजन है, जो ग्रीन बॉल है वो आयोडीन है, और जो ब्लू वाली बॉल है वो Cl है। तो दिस इज ब्रोमीन, दिस इज हाइड्रोजन। तो जो आपके लेफ्ट में है उसको आप लेफ्ट लाइन पे डालोगे, जो आपके राइट में है उसको आप राइट लाइन पे डालोगे, जो ऊपर है वो वर्टिकल अप लाइन पे आएगा और जो नीचे है वो वर्टिकल डाउन लाइन पे आएगा। ये फिशर प्रोजेक्शन बनाने का तरीका होता है। आप कंपाउंड को इस तरह से पकड़ो कि दो ग्रुप तो आपकी तरफ आए, एक ग्रुप आपसे दूर जाए ऊपर की तरफ, एक ग्रुप आपसे दूर जाए नीचे की तरफ। जो ऊपर और नीचे वाले हैं वो वर्टिकल लाइन पे आएंगे और जो लेफ्ट और राइट वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएंगे, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप होते हैं वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रुप होते हैं वो टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, और ये जो क्रॉस है यहां पे एक कार्बन है, ये जो क्रॉस है यहां पे एक कार्बन है, ठीक है। अब इसके रूल होते हैं कि हमको हाई प्रायोरिटी ग्रुप को हमेशा टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन पे रखना होता है, और वर्टिकल लाइन पे मैक्सिमम कार्बन होते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फिशर प्रोजेक्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फिशर प्रोजेक्शन। तो अपने को पहले पता होना चाहिए कि रॉन्ग फिशर प्रोजेक्शन क्या है और राइट फिशर प्रोजेक्शन क्या है। तो राइट फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होता है, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी वर्टिकल लाइन पर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लैक्टिक एसिड है, इसका ये एकदम करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन है। क्यों, क्योंकि देखो वर्टिकल लाइन पर टॉप में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बैठा हुआ है, और जो कार्बन है तीनों के तीनों कार्बन, ये तो भाई सेंटर में है, दोनों कार्बन सेंटर वाले कार्बन के अलावा वर्टिकल लाइन पर है, और ये उसका क्या है, ये उसकी मिरर इमेज है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हो गए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हो गए, ठीक है। ये भी करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन है, एकदम सही फिशर प्रोजेक्शन हमने बनाया हुआ है। कार्बन सारे वर्टिकल लाइन पर है, हाई प्रायोरिटी वाले सबसे ऊपर है, भाई ये COH हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है तो ये सबसे ऊपर है, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे। तो और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये तो एक कायरल हो गया, जैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कायरल है। जो भी ऑप्टिकली एक्टिव वो कायरल, और जो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव वो ए कायरल। गलत फिशर प्रोजेक्शन को सही कैसे करना है, अब ये देखो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो CIP रूल्स में हमने सीखा था वो किस पे आना चाहिए, वो वर्टिकल लाइन पर आना चाहिए है, कार्बन की हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला। पहली बात तो कार्बन होने चाहिए वर्टिकल लाइन पर मैक्सिमम, और फिर उसमें भी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो किस पे आना चाहिए, वो वर्टिकल लाइन पर आना चाहिए है। तो आप कैसे करेक्ट करोगे गलत फिशर प्रोजेक्शन को, आप 3 पेयर एक्सचेंज कर लो। एक एक्सचेंज ये हुआ, OH को H की जगह डाला, दूसरा एक्सचेंज ये, और फिर आपने H को COH की जगह डाल दिया, तीसरा एक्सचेंज आपका हो गया ये। तो ये बन गया परफेक्ट फिशर लैक्टिक एसिड का। ये क्या बन गया, ये परफेक्ट फिशर बन गया लैक्टिक एसिड का, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन्स को हम वर्टिकल लाइन पर लाए और हमने इंश्योर किया कि यार जो हमारा मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो नीचे नीचे तो नहीं है, ठीक है। तो हमने 3 पेयर साइमल्टेनियस एक्सचेंज किए। 2 पेयर एक्सचेंज करोगे आंसर गलत आएगा, 3 साइमल्टेनियस पेयर एक्सचेंज होने चाहिए हैं। हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स वर्टिकल लाइन के टॉप पे होना चाहिए,
अगर ऐसा नहीं है तो आप मॉलिक्यूल को रोटेट करो इन दी प्लेन ऑफ स्क्रीन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मॉलिक्यूल को रोटेट करो इन दी प्लेन ऑफ स्क्रीन, आप उसको रोटेट कर दो। तो इस केस में COH ऊपर होना चाहिए, तो हमने 180 डिग्री रोटेट किया स्क्रीन के प्लेन में, तो ये पूरा ऐसे रोटेट हो गया। तो OH और H की पोजीशन रिप्लेस हो जाएगी और COH और CHO की पोजीशन रिप्लेस हो जाएगी। तो करेक्ट फिशर बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो आप 3 पेयर एक्सचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 3 पेयर एक्सचेंज कर सकते हो। और अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, अगर नहीं तो आप कंप्लीट मॉलिक्यूल को स्क्रीन के प्लेन में रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे हमने देखा था अलग अलग कंपाउंड GI शो करते हैं, वैसे ही अलग अलग कंपाउंड जो है वो OI भी शो करते हैं। अगर क्यूमीन है यही वाला कंपाउंड, तो क्यूमीन के अंदर अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो गए तो वो GI शो करेगा, OI शो नहीं करेगा। पर अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हुए तो वो GI शो नहीं करेगा, OI शो करेगा। ये याद करने की चीजें, इनको हम याद कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या है, इवन पाई बॉन्ड, तो इसके अंदर क्या आ गया, कोई भी POS नहीं आया। यहां पे ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कहां पे है सर, ये पहला पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड और ये तीसरा पाई बॉन्ड। दूसरा पाई बॉन्ड इस प्लेन में है, तो इसमें मेरा क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। ये सैंडविच प्लेन है, मैंने पूरे मॉलिक्यूल को बीच में से काट दिया। तो जो ऑड नंबर की क्यूमीन होती है, दिस इज ऑड क्यूमीन, दिस इज ऑड क्यूमीन, तो ऑड क्यूमीन में पॉस आ जाता है। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली क्यूमीन में पॉस नहीं आता। तो जिस भी क्यूमीन में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जिसमें नहीं होंगे, जिसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। स्पाइरो में एग्जैक्ट सेम सीन होता है। अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं तो OI हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं तो OI नहीं होगा। OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इवन नंबर ऑफ रिंग्स में OI हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स में OI नहीं होगा। तो उसका एग्जांपल भी है, ये इवन नंबर ऑफ रिंग्स हो गई, तो यहां पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बताओ, आया क्या, नहीं आया। ऊपर ब्लू है नीचे ग्रीन है, तो यहां पे नो POS। और इस केस में क्या है, ये हमारा बताओ ये क्या है, ये ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो है। यहां पे क्या है, ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो है। तो हम इसको इस तरह से काट देंगे, इस प्लेन में तो नहीं है, पर अगर हम इसको इस तरह से काट देंगे, इस तरह से काट देंगे, ये वाला प्लेन बना के अगर हम काटेंगे, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसमें अगर हम काटेंगे तो यहां पे POS आ जाएगा। सैंडविच प्लेन में तो POS नहीं है, बट अगर हम ब्लू ग्रीन को आधा आधा बीच में से कट कर देंगे ऐसे, तो यहां पे POS आ जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ रिंग्स हुई तो OI हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हुई तो OI नहीं होगा। रिंग प्लस बॉन्ड में भी एग्जैक्ट सेम कंडीशन है, इवन नंबर में हो जाएगा OI, तो यहां पे तो हो गया OI यस, और अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग हुई तो OI नहीं होगा, ठीक है। तो यार क्यूमीन हो चाहे स्पाइरो हो चाहे पाई बॉन्ड प्लस रिंग हो, हर केस में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे या इवन नंबर ऑफ रिंग्स पे या इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग पे OI शो होगा और ऑड वाले केस में GI शो होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा कंपाउंड है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहां पे इवन नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड है, तो ये तो मेरा हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। बायफिनाइल के केस में भी ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, तो जिसमें इवन बायफिनाइल होगी, एग्जैक्टली GI का उल्टा है। इवन बायफिनाइल जिसमें होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसमें इवन नंबर ऑफ बायफिनाइल रिंग्स होंगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब कुछ कुछ डेफिनेशन होती है, वो कंपाउंड जो एग्जैक्टली एक दूसरे की मिरर इमेज हैं बट सुपर इंपोजिबल नहीं है, वो कहलाते हैं एक दूसरे के इनेंटियोमर्स। सो फॉर एग्जांपल ये वाला कंपाउंड है, इसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज ये है और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजिबल भी नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है बट सुपर इंपोजिबल नहीं है, तो ये कहलाएंगे इनेंटियोमर्स। ये क्या कहलाएंगे, इनेंटियोमर्स कहलाएंगे। इनेंटियोमर्स की सारी फिजिकल और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। इनेंटियोमर्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। इसके अलावा कि वो PPL को एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है A
और उसका इनएंशियोमर है बी, ए ने अगर प्लस 30 डिग्री से रोटेट किया पीपीएल को तो बी माइनस 30 डिग्री से रोटेट करेगा। तो क्या होते हैं इनएंशियोमर्स? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सब कुछ सेम है, बस ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजिबल नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। पीपीएल के लाइट, जो पीपीएल लाइट होती है उसका जो डायरेक्शन होता है, जो रोटेशन होता है वो एग्जैक्ट अपोजिट होता है कि अगर एक इनएंशियोमर प्लस 30 डिग्री से रोटेट करेगा तो दूसरा इनएंशियोमर माइनस 30 डिग्री से रोटेट करेगा। फिर होते हैं डायस्टीरियोमर्स, वो स्टीरियोआइसोमर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है उनको डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों, यहां पे अगर मैं मिरर लगाऊं तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है बट इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हो गए। सिस और ट्रांस जो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डायस्टीरियोमर्स में। तो चाहे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, वो सब के सब एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आप इनके बीच में अगर आप रिलेशन देखना चाहो कि कौन कौन एक दूसरे का क्या है, तो 1 और 2 के केस में हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, तो ये इनएंशियोमर्स हो गए। 3 और 4 को अगर हम देखेंगे ये वापस से एग्जैक्टली एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये भी इनएंशियोमर हो गए। और बाकी सारे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बाकी सारे एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। फिर होते हैं मीजो कंपाउंड्स, वो वाले कंपाउंड जिनमें मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होने के बावजूद वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मीजो क्या होता है कि यार जिनमें कायरल कार्बन तो है, 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन है, इतने सारे कायरल कार्बन है, फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऐसे कंपाउंड्स में होता क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। तो सिंपल सा तरीका है मीजो कंपाउंड कौन होगा उसको आइडेंटिफाई करने का, वो कंपाउंड जिनमें पहले तो 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होने चाहिए, उसके बावजूद उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो वो सारे कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन है पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, वो हो जाते हैं मीजो कंपाउंड। जैसे ये वाला कंपाउंड, इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है पर जो मैंने 1 और 2 से मार्क किया है ये दोनों कायरल हैं कार्बन, ये वाले कार्बन दोनों के दोनों कायरल हैं। तो कायरल कार्बन होने के बावजूद भी आप ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर हो गए तो आप कहलाओगे मीजो। तो इसमें से कौन कौन सा मीजो है वो देख लेते हैं। यार ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कायरल भी है, तो यहां पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मीजो। बहुत सारे बच्चे इसको भी मीजो मार्क कर देंगे बट दिस इज नॉट मीजो। तो ये याद रखना, मीजो होने के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है। यहां पे कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं इसको देखता हूं जिसको मैंने ब्लैक से मार्क किया है, तो अगर मैं यहां पे जाता हूं 1 और 2 पे H और Cl है, 1 और 2 पे H और Cl है, तो इसकी तो दोनों वैलेंसी सेम है और वो हर कार्बन दुनिया का जिसकी 2 वैलेंसी सेम है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कार्बन को कायरल होने के लिए चारों वैलेंसीज अलग होनी पड़ती है। अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा वैलेंसीज सेम है तो आप ए कायरल होते हो। तो इसमें कोई कायरल कार्बन ना होने के बावजूद, मतलब ना इसमें कोई भी क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड मीजो है। फिर एक होता है रेसिमिक मिक्सचर। आपने क्या किया, मान लो आपके पास इनएंशियोमर्स हैं, 10 मोल इनएंशियोमर मैंने ले लिया है टोटल, उसमें से मैंने 5 मोल तो प्लस फॉर्म का ले लिया और 5 मोल मैंने माइनस फॉर्म का ले लिया, या 5 मोल मैंने डी ले लिया, 5 मोल मैंने एल ले लिया। तो अगर 5 मोल 30 डिग्री से रोटेट करके प्लस 30 डिग्री घुमा देगा तो जो बाकी 5 मोल है एल वाला वो माइनस 30 डिग्री से घुमा देगा। तो मान लो ये पेन है, एक ने 30 डिग्री घुमाया, दूसरे ने माइनस 30 डिग्री फिर से घुमा दिया। ध्यान से देखना, प्लस 30 डिग्री घुमाया एक इनएंशियोमर ने, दूसरे इनएंशियोमर ने माइनस 30 डिग्री घुमा दिया। तो नेट ये कितना घुमा? नेट रोटेशन हुआ 0 का। पॉजिटिव और नेगेटिव रोटेशन एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट में हो गया। तो यार +1 में -1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? तो आएगा 0। तो जब भी हम इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं डी और एल इनएंशियोमर का, उसको रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। और इसको बोला जाता है एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। दो अलग अलग कंपाउंड ने, दो इनएंशियोमर्स ने एक्सटर्नली कॉम्पनसेट किया एक दूसरे के रोटेशन को, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक में मैंने यहां पे मैंने मेरी ट्यूब के 2 हिस्से कर दिए, एक पार्ट में मैंने डी वाला भर दिया, एक पार्ट में मैंने एल वाला भर दिया। तो अब देखना होगा क्या, ध्यान से देखना, यहां से पीपीएल आएगी,
एक ने रोटेट किया अपोजिट में, वापस से उसने दूसरी डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो गया। तो बेसिकली नेट रोटेशन कितना हुआ, 0 का हुआ। तो यहां पे क्या हो गया, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन हो गया। ठीक है, अब हम नामकरण कैसे करें, किसका, ये सारे कायरल कंपाउंड्स का। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है डीएल सिस्टम, जो ग्लीसर एल्डिहाइड के रिलेटिव होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम ग्लीसर एल्डिहाइड्स के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लीसर एल्डिहाइड है, ग्लीसर एल्डिहाइड में जिसमें OH राइट साइड में होता है, वो ग्लीसर एल्डिहाइड जिसका OH राइट साइड में है उसको हम बोलते हैं डी ग्लीसर एल्डिहाइड। ये बड़ा वाला डी है, छोटे वाले डी से कंफ्यूजन मत करना। ये क्या है, ये बड़ा वाला डी है। कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। एक तो स्मॉल डीएल कॉन्फ़िगरेशन होता है जो एक्चुअली में साइन ऑफ रोटेशन बनाता है। छोटा डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, और छोटा एल मतलब लेवो रोटेटरी। तो वो तो साइन ऑफ रोटेशन बता रहा है। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक नामकरण का सिस्टम है। तो कैपिटल डी ग्लीसर एल्डिहाइड जिसमें OH राइट साइड में होता है, मेरी तरफ है, राइट साइड में है। एल ग्लीसर एल्डिहाइड जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ग्लूकोज है, इसकी जो सबसे नीचे वाले कार्बन की, इसमें सबसे जो नीचे वाला कार्बन होता है भाई, एक तो ये CH2OH वाला कार्बन है, इसको नहीं देखते, उसके जस्ट ऊपर वाला कार्बन, ठीक है, इन चारों कार्बन में या बेसिकली जो लाइंस वाले कार्बन है, इसमें जो सबसे नीचे वाला कार्बन होगा उसकी वैलेंसी को देखते हैं। और अगर उसकी वैलेंसी राइट में हुई तो वो कहलाता है डी, उसकी वैलेंसी अगर एल में लेफ्ट में हुई तो वो कहलाता है एल। तो डी फॉर राइट, इसकी देखो ये OH वाली सबसे नीचे वाले कार्बन की वैलेंसी किसमें, राइट में है, तो ये कहलाएगा डी ग्लूकोज। इसमें लेफ्ट में है तो एल थ्रियोस, इसमें राइट में है सबसे नीचे, मतलब जो सबसे ये जो हमारे सबसे नीचे वाला कार्बन है उसकी वैलेंसी राइट में है तो डी फ्रक्टोज, और इसमें भी राइट में है तो डी मेनोस। ये बेकार रद्दी सिस्टम है कॉन्फ़िगरेशन को देने का, ठीक है। ये ज्यादा साइंटिफिक भी नहीं है और इसको ज्यादा ऐसे मान्यता भी प्राप्त नहीं है साइंटिफिक वर्ल्ड में। जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और उसको ज्यादा लोग मानते भी हैं। तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, ग्लीसर एल्डिहाइड को हमने देखा, उसमें जो OH ग्रुप होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। जो राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है उसको हम डी वाला बोल देते हैं, और जिसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम एल वाला बोल देते हैं। तो हमने ग्लूकोज का एग्जांपल देखा, सबसे नीचे वाले कार्बन में OH राइट पे है तो वो डी हो गया, सबसे नीचे वाले कार्बन पे OH लेफ्ट में है तो वो हो गया एल। ठीक है, क्लियर है, पक्का। पहले आपको करेक्ट फिशर बनाना पड़ेगा, तब जाके आप एल या डी फॉर्म की बात कर सकते हो। ये इनकरेक्ट फिशर है। करेक्ट फिशर में सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पे होते हैं, तो आप सबसे पहले कार्बन को वर्टिकल लाइन पे लाओगे, कैसे, 3 वाला एक्सचेंज करके, 3 पेयर साइमल्टेनियस एक्सचेंज। ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा और OH आएगा इधर, तो ये एक्चुअली में डी फॉर्म है। तो आपसे जब भी डीएल कॉन्फ़िगरेशन असाइन करवाया जाएगा तो बिवेयर ऑफ, आंख बंद करके मत मार के आ जाना आंसर। सबसे पहले ये चेक करना कि यार करेक्ट फिशर भी पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। बिवेयर ऑफ इनकरेक्ट फिशर, ठीक है, आपको इनकरेक्ट फिशर से बिवेयर होना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहीं इनकरेक्ट फिशर तो नहीं है। फिर होता है एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। भाई जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है वो तो रिलेटिव था, हमने ग्लीसर एल्डिहाइड से कंपेयर करके, ग्लीसर एल्डिहाइड से रिलेट करके कॉन्फ़िगरेशन दिया था, ये होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो आर आया है रेक्टस से मतलब राइट, और एस आया है सिनिस्टर से मतलब लेफ्ट। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन वेस्ट डैश सिस्टम में इस तरह से असाइन होता है। देखो दो ही सिस्टम है हमारे पास, या तो वेस्ट डैश सिस्टम या प्रोजेक्शन फॉर्मूला फिशर वाला। तो वेस्ट डैश में कैसे असाइन करते हैं भाई, ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन कर दो CIP रूल के अकॉर्डिंग, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं किसमें, GI के अंदर। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर होना चाहिए, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर नहीं है तो आपको इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंज करके उसको डैश पर लाना है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप से सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप से थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ एरो बनाओ, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। अगर क्लॉकवाइज आया तो R, अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो कहलाएगा S फॉर्म। क्लॉकवाइज वाला क्या कहलाता है, R फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज क्या कहलाता है, S फॉर्म कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जैसे इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को नंबर असाइन करना है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देख लो, एटॉमिक नंबर ढूंढ लो, ये है। ठीक है, हमारे रूल्स क्या बोलते हैं, हमारे रूल्स ये बोलते हैं कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे होना चाहिए, तो हमको तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखना है।
ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है क्या, चेक कर लेते हैं। ये 2, ये 3, ये 4, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ एरो बनाना है। तो 1 से 2 से 3 ये एरो बन गया, तो ये कौन सा रोटेशन है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब एस फॉर्म हो गया। अब ये गलत है, यहां पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है जबकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर होना चाहिए। तो हमको करना क्या है, हमको फ्लोरीन को डैश पर लाना है, तो आपको इवन एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम इवन एक्सचेंज करेंगे कैसे, एक आप एक्सचेंज कर दो फ्लोरीन और आयोडीन के बीच में, और एक आप एक्सचेंज कर दो क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में। तो इसका सही वेजन डैश क्या बनेगा, ब्रोमीन आ जाएगा नीचे, क्लोरीन आ जाएगा ऊपर, आयोडीन आ जाएगा वेज पर, और फ्लोरीन आ जाएगा डैश पर। अब आप नंबरिंग असाइन कर दो, 1 पे आयोडीन, 2 पे ब्रोमीन, 3 पे हमारा क्लोरीन। तो कैसे जा रहा है, 1 से 2 से 3, ये हो गया 1 से 2 से 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर फॉर्म, क्योंकि दिस इज क्लॉकवाइज। रोटेशन क्या आया, क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान रखना कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर होना चाहिए है। क्या बोलो मैं, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो पहले आप उसको डैश पर लेके आओ, वो डैश पर अगर नहीं है तो इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंजेस करके उसको डैश पर लेके आओ। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे करना होता है, रूल नंबर 1 तो वही है, सबसे पहले करेक्ट फिशर बनाओ, ठीक है, प्रायोरिटीज असाइन कर दो सीआईपी रूल्स के अकॉर्डिंग। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे है तो जो ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो रियल कॉन्फ़िगरेशन जैसा रहेगा। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसका उल्टा कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे ये 4 ग्रुप हैं, ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ठीक है। तो ये जो रूल नंबर 3 है वो बोल रहा है कि आप तो पहले इसको कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दो। तो 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, तो ये मेरा हो जाएगा आर। अब क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होना कहां पे चाहिए, वर्टिकल पे, पर है कहां पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो जो आया है उसका उल्टा असाइन करना है, तो ये हो जाएगा एस। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले चेक कर लो कि फिशर प्रोजेक्शन करेक्ट भी है कि नहीं है। दूसरा रूल क्या है कि उस फिशर प्रोजेक्शन में जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। वर्टिकल लाइन पर अगर है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपने जो निकाला वो सही है। वर्टिकल लाइन पर अगर नहीं है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन निकाला उसका उल्टा कर देना, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप से सेकंड और थर्ड बाकी सारे रूल्स तो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे डीएल कॉन्फ़िगरेशन हो, इनका एक्चुअल साइन ऑफ रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर आपका आर आ गया तो वो प्लस भी रोटेट कर सकता है, माइनस भी रोटेट कर सकता है। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन डी आया तो वो प्लस भी रोटेट कर सकता है, माइनस भी रोटेट कर सकता है। तो ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर रहे हैं, दीज हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद एक्चुअल साइन ऑफ रोटेशन जो हो रहा है। तो अब हम ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये है। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n हो जाएंगे, जहां पे n नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स हैं, ठीक है। और अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1, ठीक है। और अगर कंपाउंड मान लो सिमेट्रिकल है पर n ऑड है तो फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं, दीज आर टू बी लर्न्ड। कंफ्यूजन मेनली बच्चों को यहीं पे होता है, एक तरफ n/2 - 1 है इवन के केस में और एक तरफ n-1/2 है ऑड के केस में। तो इनको आपको याद करना है और याद करना है और याद करना है। तो अगर हम इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करें इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड के, तो ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। टोटल नंबर ऑफ सेंटर जो कोई भी टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ये वाला जो है ये GI शो करेगा और ये वाला कार्बन कायरल होने के कारण OI शो करेगा। और कंपाउंड क्योंकि अनसिमेट्रिकल है तो n = 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर = 4। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये सिस हो जाए और ये R हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये सिस हो जाए ये S हो जाए, ये सब कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक बार तो ये GI में सिस शो करे और ये R हो जाए कायरल वाला या S हो जाए, सिमिलरली ट्रांस और R और ट्रांस और S। पर बेस्ट तरीका यही होता है कि आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की बजाय आप ऐसे बना बना के देख लेना जहां पे पॉसिबल हो। फॉर्मूले से बहुत बार गलत आंसर आता है, फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, ऐसे बना बना के देख लेना है। एक लास्ट डेफिनेशन है फिर ये चैप्टर खत्म है। जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है उसको हम रिजॉल्वेबल बोलते हैं। कहीं पे आपको दिख जाए रिजॉल्वेबल कंपाउंड और आपका दिमाग खराब हो जाए, क्या है,
जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है उसको हम रिजॉल्वेबल बोलते हैं, और जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसको हम नॉन रिजॉल्वेबल बोलते हैं। जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है वो कहलाता है रिजॉल्वेबल, और जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो कहलाता है नॉन रिजॉल्वेबल। ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट चीज कि अगर कायरल सेंटर ब्रिज हेड पर प्रेजेंट है तो वहां पे रोटेशन अलाउड नहीं होता। रोटेशन अलाउड होने के कारण वो आर से कॉन्फ़िगरेशन को एस में चेंज नहीं कर सकता। तो सिर्फ दो स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होंगे, एक तो ये खुद और एक इसका मिरर इमेज। तो अगर कभी भी ब्रिज हेड पर कायरल कार्बन आ रहा है तो उसके जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, जो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, अगर वहां पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो सिर्फ दो होंगे। यहां पे आप 2 की पावर 2 करके इसको 4 नहीं कर सकते कि भाई कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो चलो 2 स्क्वायर कर दे, नहीं, सिर्फ 2 आंसर आएगा क्योंकि यहां पे रोटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इसको एक बार पहले नहीं पढ़ा तो एक 2 घंटे के सेशन में मैं इतनी सारी थ्योरी कवर नहीं कर सकता। आप लोगों को वो चैप्टर पूरा दोबारा से जाके पढ़ना पड़ेगा अगर आपको उसमें स्कोर करना है तो। ठीक है, तो यार ऐसे ही पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, और हाँ, अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक बहुत अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ऑल द बेस्ट, चलते हैं, फिर मिलते हैं। और हाँ, जिसने लाइक नहीं किया हो वो लाइक कर लेना, और प्लीज डू सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।